अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी आसे भी चीख। गोल मटोल हिंदू की लाश बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। थ्यूसोंग और नीली लड़की उसे झुककर देख रहे थे। नीली लड़की ने थ्यूसोंग से कहा, मुझे हैरानी है कि हमारे आदमी यहाँ आए थे तो ये लाश यहाँ क्यों छोड़ गए। थ्यूसोंग बोला, हो सकता है वो अभी इस कोठरी में ना आए हों। इतने में लाश ने आंखें खोल दी और थ्यूसोंग का हाथ पकड़कर कहा, वो आए थे मगर मैंने अपनी लाश उन्हें ले जाने नहीं दी। नीली लड़की चीख मारकर कोठरी से बाहर अंधेरी रात में भाग गई। थ्यूसोंग ने जोर से हाथ झटक दिया। लाश उठकर बैठ गई और बोली, अब तुम कहाँ जा रही हो। थ्यूसोंग ने जल्दी से अपनी उंगली लाश की गर्दन से लगा दी। लाश ने हंसकर कहा, ये जादू मुझ पर नहीं चलेगा थ्यूसोंग, तुम अपनी खैर मनाओ। थ्यूसोंग भी बाहर दौड़ा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। थ्यूसोंग ने देखा कि नीली लड़की मुर्दे जलाने वाले चबूतरे पर सहमी बैठी थी। थ्यूसोंग ने उसे आवाज दी, शमशान के दरवाजे की तरफ भागो। नीली लड़की और थ्यूसोंग शमशान के पुराने दरवाजे की तरफ दौड़े। जो ही वो दरवाजे में पहुंचे, टिगनी लाश वहां पहले से मौजूद थी। तुम कहां जा सकती हो, अब मुझसे बचकर। और इसके साथ ही लाश ने दोनों को गर्दनों से पकड़कर उठा लिया। लाश के हाथों में आते ही थ्यूसोंग और नीली लड़की दोनों नीम बेहोश से हो गई। टिगने हिंदू की लाश उनको लेकर आसमान की तरफ परवास कर गई। बहुत जल्द वो श्रीलंका के जजीरे से बाहर निकल आई और समुद्र के ऊपर परवाज करना शुरू कर दिया। ये समुद्र जजीरा श्रीलंका के चारों तरफ फैला हुआ था। इसकी एक तरफ बहीरा हिंद और खलीज बंगाल का समुद्र था और दूसरी तरफ बहीरा अरब और नीचे बहरुल काहिल का वसी समुद्र था। लाश ने थ्यूसोंग और नीली लड़की को काफी बुलंदी पर से समुद्र में फेंक दिया। थ्यूसोंग और नीली लड़की बादलों में से चकरा कर गुजरते नीचे ही नीचे गिरते चले गए। तेज हवा के थपेड़े उनके जिस्म को इधर उधर उछाल रहे थे। आखिर वो समुद्र में गिर गए। थ्यूसोंग ने नीली लड़की का हाथ पकड़ लिया। समुद्र में गिरते ही उन्हें पूरी तरह से होश आ गया था। थ्यूसोंग ने नीली लड़की को पानी के अंदर ही अंदर कांधों से उठाकर ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, इस ख्याल से कि अगर नीली लड़की पानी में ज्यादा देर रही तो डूबकर मर जाएगी। थ्यूसोंग नीली लड़की को समुद्र की सतह पर ले आया। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं कोई खुशकी का किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ समुद्र ही समुद्र ठाठे मार रहा था। नीली को थ्यूसोंग ने एक बाजू की मदद से अच्छी तरह संभाल रखा था और दूसरे हाथ से वो तैर रहा था। यूं ही उसने एक तरफ तैरना शुरू कर दिया। उसे मालूम ही नहीं था कि उसके आगे कोई जजीरा है भी कि नहीं। काफी देर तक समुद्र में तैरते रहने के बाद जब रात की तारीकी हुई और दिन की रोशनी फैल गई तो थ्यूसोंग ने दूर एक जगह समुद्र में चट्टानें उभरी हुई देखी। थ्यूसोंग ने उनकी तरफ तैरना शुरू कर दिया। करीब पहुंचकर उसने देखा कि ये स्याह चट्टानें एक गोल दायरे की शक्ल में समुद्र से बाहर को निकली हुई थीं। उनके दरमियान समुद्र एक छोटी सी झील की तरह घिरा हुआ था। थ्यूसोंग ने बड़ी मुश्किल से नीली लड़की को समुद्र में से निकालकर एक चट्टान के करीब पत्थरों पर डाल दिया। वो निढाल थी। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह होश में आई तो चारों तरफ देखकर बोली, हम कहाँ आ गए हैं थ्यूसोंग। थ्यूसोंग ने कहा, हम समुद्री चट्टानों पर हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये चट्टानें किस इलाके में हैं? नीली लड़की उठकर बैठ गई। धूप निकल आई थी। नीली लड़की ने चट्टान के ऊपर जाकर जुनूब की तरफ निगाह दौड़ाई और बोली, मैं ये समुद्र पहली बार देख रही हूँ। थ्यूसोंग मायूस होकर नीली लड़की के साथ चट्टान से नीचे उतर आया। उन चट्टानों पर उन्हें 2 दिन गुजर गए। इस दौरान वो समुद्र से मछलियां पकड़कर कच्ची ही खाते रहे। एक रोज बारिश हो गई और उन्होंने बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। एक जगह पत्थर जोड़कर उन्होंने बारिश का पानी जमा भी कर लिया। तीसरे रोज थ्यूसोंग ने दूर से एक बहुत बड़ी बागवानी कश्ती को समुद्र में तैरते देखा। वो देखो कश्ती, हमें उन लोगों को अपनी तरफ बुलाना चाहिए। ये कहकर थ्यूसोंग ने चट्टान के ऊपर चढ़कर जोर जोर से बाजू हिलाने और आवाजें देनी शुरू कर दी। ये बड़ी कश्ती माहीगीरों की थी। उन्होंने एक आदमी को चट्टान पर हाथ हिलाते देखा तो कश्ती लेकर वहां आ गए। माहीगीरों ने थ्यूसोंग और नीली लड़की को कश्ती में बैठा लिया और उन्हें बताया कि वो लक्षद्वीप के माहीगीर हैं और 2 रोज से समुद्र में मछलियां पकड़ रही हैं। थ्यूसोंग ने उन्हें कहा कि हम भी लक्षद्वीप के ही रहने वाले हैं। कश्ती में समुद्र की सैर को निकले थे कि तूफान में घिर गए और कश्ती उलट गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इन चट्टानों तक पहुंचे हैं। थ्यूसोंग वापस श्रीलंका नहीं जाना चाहता था। लक्षद्वीप वहां से एक दिन के समुद्री सफर पर था और ये वही जजीरा था जिस पर चिंताई रानी और गंधर्व राजा हुकूमत करता था। चिंताई रानी वही औरत थी जिसने अपने अंदर मारिया की रूह को कैद कर रखा था। थ्यूसोंग को इसकी कोई खबर नहीं थी। माहीगीरों की कश्ती में सवार होकर थ्यूसोंग और नीली लड़की शाम के वक्त लक्षद्वीप के जजीरे में पहुंच गए। लक्षद्वीप के जजीरे आज भी हिंदुस्तान के जुनूब मगरबी साहिल पर मौजूद हैं। उन दिनों ये जजीरे इतने आबाद नहीं थे। सिर्फ एक जजीरे पर लोगों की आबादी थी जिस पर राजा गंधर्व और उसकी रानी चिंताई हुकूमत करती थी।
थ्योसोंग और नीली लड़की ने रात लक्षद्वीप की बंदरगाह के करीब एक झोंपड़ी में गुजारी। दूसरे दिन नीली लड़की ने थ्योसोंग से कहा, थ्यो भाई, यहाँ से मुल्क हिंदुस्तान को जहाज जाती हैं। हिंदुस्तान में हमारे कबीले के लोग गारों के अंदर रहते हैं। मैं वहां जाना चाहती हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। थ्योसोंग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हिंदुस्तान जाकर क्या करूंगा? जाने क्यों, हिंदुस्तान जाने को मेरा दिल नहीं चाहता। अगर तुम चाहती हो तो जा सकती हो। थ्योसोंग ने नीली लड़की को एक जहाज पर सवार करवा दिया जो मुल्क हिंदुस्तान की तरफ जा रहा था। अब थ्योसोंग अकेला रह गया। अकेला रहकर उसने अंबरनाग और मारिया केटी के बारे में गौर करना शुरू कर दिया कि वो कहाँ होंगे। रात भर वह झोंपड़ी में बैठा अपने दोस्तों के बारे में गौर करता रहा। दूसरे दिन वो लक्षद्वीप के बाजारों में घूम फिर कर अंबरनाग, मारिया और केटी की जुस्तजू करने लगा। दूसरी तरफ लक्षद्वीप जजीरे के शाही महल में राजा गंधर्व, यानी वही जोगी गंधर्व जिसने मारिया को अपनी रानी के ढांचे में दाखिल करके उसे फिर से जिंदा कर दिया था, तख्त पर बैठा हुकूमत करता था। उसकी रानी चिंताई उसके साथ तख्त पर बैठी थी। दोनों की यही ख्वाहिश थी कि वो लक्षद्वीप के राजा रानी बन जाएं, और इसमें वो कामयाब हो गए थे। जोगी गंधर्व ने आते ही लक्षद्वीप के असल राजा और रानी को साजिश करके कत्ल करवा दिया। वह राजा के बेटे राजकुमार को भी मरवाना चाहता था, मगर राजकुमार भेष बदल कर लक्षद्वीप के घने जंगलों की तरफ भाग गया। उसके साथ उसका एक वफादार गुलाम भी था। राजकुमार की उम्र 20 बरस के करीब थी। राजकुमार अपने वफादार गुलाम के साथ लक्षद्वीप के घने जंगल में एक जगह चट्टानी गार में छुपा बैठा था। जोगी गंधर्व बड़े ठाठ से तख्त पर बैठा था। उसने भारी लालच देकर वजीरों और सिपा सालारों को भी साथ मिला लिया था। उन लोगों को जोगी गंधर्व ने बहुत ही दौलत और शाही महल बनवा कर दे दिए। ये सिपा सालार और वजीर भी राजा गंधर्व के गुण गाने लगे, मगर राया को अपने असली राजा और रानी के कत्ल किए जाने और राजकुमार की जान बचाकर भाग जाने का बड़ा दुख था। लेकिन फौज राजा गंधर्व के साथ थी, इसलिए राया कुछ नहीं कर सकती थी। राजा गंधर्व यानी जोगी ने अपने मंत्रों के जादू का भी वजीरों पर रोब जमा रखा था। वो उन्हें दरबार में मिट्टी के कटोरे में मंत्र पढ़कर आग लगाकर दिखाता और आग के अंगारे हाथ में रख लेता। दरबार में सभी राजा गंधर्व को कोई अवतार समझने लगे थे और किसी की जरूरत नहीं थी कि उसके खिलाफ कोई कदम उठाए। उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। उन्हें राजा गंधर्व की तरफ से ऐश करने के लिए सब कुछ मिल रहा था। दूसरी तरफ राजकुमार बेचारा बड़ी खस्ता हालत में अपने वफादार गुलाम के साथ लक्षद्वीप के अंदर घने जंगल में एक चट्टानी गार में छुपा हुआ था। वो अकेला अपने बाप दादा का तख्त हासिल नहीं कर सकता था और यहाँ उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। वो अपने वफादार गुलाम के साथ किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था। रानी चिंताई के जिस्म में मारिया की रूह जरूर हलोल कर गई थी, मगर मारिया उस औरत के जिस्म में दाखिल होने के बाद अपनी जुबान से कुछ नहीं कह सकती थी। रानी चिंताई जो कुछ सोचती वही मारिया सोचती थी। जो चिंताई रानी चाहती थी मारिया वही अपनी जुबान में और रानी की आवाज में कह देती थी। लेकिन मारिया की यादें ताज़ा थी। उसे मालूम था कि वो चिंताई रानी नहीं बल्कि मारिया है और थ्योसोंग से बिछड़ गई है, और ये सारी कारस्तानी उस मक्कार जोगी की है जो अब राजा गंधर्व बनकर तख्त पर बैठा राज करता है। लेकिन मारिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकती थी। इस दौरान थ्योसोंग मारिया, नाग, अंबर और केटी को तलाश करते करते नाउमीद हो गया था। उसने लक्षद्वीप से वापस मुल्क श्रीलंका जाने का फैसला कर लिया कि शायद वहीं जाकर अंबर, नाग, मारिया, केटी का कोई सुराग मिल सके। उसने बंदरगाह पर जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि एक हफ्ते के बाद एक बादबानी जहाज श्रीलंका की तरफ जाएगा। थ्योसोंग ने बंदरगाह से थोड़ी ही दूर दुर्गा देवी के छोटे से मंदिर के साथ ही अपनी एक झोंपड़ी बना ली थी और उसी झोंपड़ी में रहने लगा था। जहाज के चलने में अभी 2 दिन बाकी थे कि एक रोज थ्योसोंग ने देखा कि दुर्गा देवी के मंदिर में बड़ी सफाई हो रही है और फूलों के दरवाजे बनाए जा रहे थे। थ्योसोंग को मालूम हुआ कि आज लक्षद्वीप की रानी चिंताई दुर्गा देवी के दर्शन करने आ रही है। थ्योसोंग को कहीं जाना तो नहीं था। सोचा चलो शाही जुलूस की रौनक ही देखनी चाहिए। थ्योसोंग दुर्गा देवी के मंदिर के दरवाजे के पास ही एक तरफ दरख्त के साथ लगकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद रानी चिंताई की शाही सवारी आ गई। आगे आगे सिपाहियों का दस्ता था। रानी चिंताई एक पालकी में बैठी थी जिसे 12 गुलामों ने उठा रखा था। रानी की पालकी थ्योसोंग के सामने से गुजरी तो मारिया की उस पर नजर पड़ी और वो बेचैन हो गई, मगर वो रानी चिंताई के जिस्म और जहन और इरादे की कैद में थी। मारिया ने थ्योसोंग को देख तो लिया, मगर वो अपनी मर्जी से थ्योसोंग को आवाज देकर अपनी तरफ नहीं बुला सकती थी, क्योंकि मारिया का इरादा रानी चिंताई के इरादे के मातहत था। मारिया के लिए अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन थ्योसोंग को देखकर मारिया को बेहद तसल्ली हुई और उसका हौसला बुलंद हो गया कि थ्योसोंग लक्षद्वीप में मौजूद है, वरना वो तो बिल्कुल ही नाउमीद हो चुकी थी। थ्योसोंग ने रानी चिंताई को देखा कि शाही लिबास पहने बड़ी शान से पालकी पर सवार गर्दन उठाई लोगों को तक रही थी और उनके सलाम का जरा सा सर हिलाकर जवाब दे रही थी। थ्योसोंग को मालूम ही नहीं था कि जिस रानी को वो देख रहा है उसके जिस्म के अंदर मारिया बैठी है और थ्योसोंग से बात करने को बेताब है। रानी की सवारी दुर्गा देवी के मंदिर के सामने आकर रुक गई।
रानी अपनी कनीज़ों और गुलामों के साथ मंदिर में दाखिल हो गई। रानी के अंदर दाखिल होने के बाद मारिया सोचने लगी कि थ्यूसोंग कहीं यहाँ से चला ना जाए। अगर वह चला गया तो थ्यूसोंग से फिर मिलना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन मुसीबत यह थी कि मारिया अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। जब रानी चिंताई दुर्गा देवी की पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकली तो मारिया ने रानी को अपनी आंखों से देखा कि मंदिर से जरा हटकर एक झोंपड़ा बना है और थ्यूसोंग उस झोंपड़े के बाहर लकड़ी के तख्त पर चुपचाप बैठा गहरी सोच में गुम है। मारिया खूब जानती थी कि इस वक्त थ्यूसोंग भी उसी के बारे में सोच रहा होगा। काश वो अपनी मर्जी से उसके पास जाकर उसे बता सकती कि मैं मारिया हूँ, रानी चिंताई नहीं हूँ, मगर वो अपनी मर्जी से, अपने इरादे से रानी के पांव को थ्यूसोंग की तरफ नहीं उठा सकती थी। मारिया की बहुत अफसोसनाक मजबूरी थी, बेबसी थी। मारिया को रोना आ गया। रानी चिंताई वापस महल में आ गई तो मारिया अपने जहन में सोचने लगी कि वो रानी चिंताई के इरादे की ताकत से आज़ाद होकर थ्यूसोंग से कैसे मुलाकात कर सकती है। मारिया एक ज़हीन और तजुर्बाकार लड़की थी। उसने हज़ारों बरस के सफ़र में ऐसी ऐसी तकलीफ़ें उठाई थी कि उनकी वजह से मारिया के तजुर्बों और अकल में इजाफा हुआ था। मारिया ने सोचा कि रानी चिंताई पर वो सिर्फ इसी सूरत में अपने इरादे से कब्जा हासिल कर सकती है जब रानी का अपना इरादा सो गया हो। और ये इसी शक्ल में हो सकता था कि जब रानी चिंताई सो रही हो, वो उस वक्त रानी चिंताई को सोते में चलाकर दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ ले जाकर थ्यूसोंग से मुलाकात कर सकती है। ये बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे बाज लोग नींद में बिस्तर से उठकर चलना शुरू कर देते हैं। इसमें उनके इरादे का कोई दखल नहीं होता और उनका लाशऊर उन्हें चला रहा होता है। मारिया बेचैनी से रात का इंतजार करने लगी। आखिर रानी चिंताई अपनी शाही ख्वाबगाह की तरफ बढ़ी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। महल पर खामोशी छा रही थी। उस जमाने में लोग रात होते ही सो जाते थे और शाही महलों में भी रात 10 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता था। रानी चिंताई शाही ख्वाबगाह में आकर अपने शानदार पलंग पर लेट गई। थोड़ी देर तक वो पहलू बदलती रही। मारिया उसके जिस्म के अंदर बैठी बेताबी से रानी के सो जाने का इंतजार कर रही थी। जब रानी का जिस्म और जहन गहरी नींद सो गया तो मारिया ने अपने इरादे को बेदार किया और रानी चिंताई के सोए हुए जिस्म को शाही पलंग से उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। रानी चिंताई उस वक्त गहरी नींद में थी। उसका जिस्म सो रहा था और मारिया के इरादे से सोते में चल रहा था। मारिया रानी के जिस्म को लेकर शाही ख्वाबगाह की खुफिया दरवाजे में से बाहर निकल आई। अस्तबल से उसने एक घोड़ा बाहर निकाला, उस पर सवार हुई और घोड़े का रुख दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ कर दिया। घोड़ा महल की दीवार के खुफिया दरवाजे में से निकलने लगा तो 2 पहरेदार तलवारें खींचकर उसकी तरफ बढ़े। मारिया ने चेहरे पर से कपड़ा हटाकर पहरेदारों की तरफ देखा। पहरेदारों के सामने रानी चिंताई घोड़े पर सवार थी। रानी को देखकर पहरेदारों ने एकदम सर झुका दिए और मारिया रानी चिंताई के जिस्म को लेकर दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ रवाना हो गई। रात के वक्त दुर्गा देवी के मंदिर पर सन्नाटा छाया था। मारिया मंदिर के पीछे की जानिब आ गई, फिर घोड़े से उतरी और रानी चिंताई का सोया हुआ जिस्म साथ लिए थ्यूसोंग की झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। थ्यूसोंग झोंपड़ी के अंदर तख्त पर लेटा था। उस वक्त चिंताई रानी का जिस्म, जहन, आवाज और सुनने की ताकत सब कुछ सो रहा था। सिर्फ मारिया बेदार थी। मारिया झोंपड़े में दाखिल हुई तो थ्यूसोंग हड़बड़ाकर उठ बैठा। अंधेरे में उसे रानी दिखाई ना दी। उसने जल्दी से पूछा, कौन हो तुम? मारिया ने कहा, थ्यूसोंग, मैं मारिया हूँ। थ्यूसोंग तो आंखें फाड़ फाड़ कर रानी चिंताई की शक्ल तकने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ये आवाज़ मारिया की नहीं थी और उसके सामने चेहरा भी मारिया का नहीं था। उसके रूबरू तो रानी चिंताई खड़ी थी। थ्यूसोंग हैरान हुआ कि अगर ये मारिया नहीं है तो फिर रानी चिंताई को कैसे मालूम हुआ कि मैं थ्यूसोंग हूँ। ये एक अजीब मुअम्मा बन गया था। मारिया ने एक बार फिर रानी चिंताई की आवाज़ में आहिस्ता से कहा, थ्यूसोंग, मेरी शक्ल रानी चिंताई के जिस्म के अंदर छुपी हुई है। मैं रानी के जिस्म में तिलिस्म के जरिए कैद कर दी गई हूँ। ये सारी कारस्तानी राजा गंधर्व की है जो असल में जादूगर जोगी है। उसने रानी के ढांचे की खोपड़ी में मुझे पकड़ कर डाल दिया और रानी चिंताई अपने असली रंग रूप में फिर से जिंदा हो गई और ये दोनों अब लक्षद्वीप पर हुकूमत कर रही हैं। मैं अपनी मर्जी से रानी के जिस्म के अंदर कोई हरकत नहीं कर सकती। सिर्फ रानी के सो जाने पर मेरा इरादा बेदार होकर रानी के जिस्म पर कुछ देर के लिए कब्जा कर लेता है। मैंने दिन में तुम्हें देखा था जब रानी चिंताई यहाँ दुर्गा देवी के दर्शन करने आई थी। थ्यूसोंग ने कहा, मारिया, तुम कब तक इस मनहूस रानी के जिस्म में कैद रहोगी? तुम्हें हमारे साथ आगे चलना है। अभी हमें अंबरनाग केटी को भी ढूंढना है। मारिया ने कहा, मैं क्या करूं थ्यूसोंग, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर इस वक्त भी रानी चिंताई की नींद खुल गई तो वो तुम्हें इसी जगह मार डालेगी क्योंकि उसके पास तिलिस्म है और वो समझ जाएगी कि मैं उसे यहाँ तक लाई हूँ। वो मुझे तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं उसकी रूह हूँ, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स को कभी जिंदा नहीं रहने देगी जो मुझे उससे जुदा करने की कोशिश कर रहा हो। थ्यूसोंग ने झोंपड़ी के बाहर जाकर देखा कि कहीं कोई जासूस तो मारिया के पीछे पीछे वहां तक नहीं आया। बाहर रात तारीक और सुनसान थी, कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। थ्यूसोंग ने वापस आकर मारिया से कहा,
मारिया, तुम जैसे भी हो ये मालूम करने की कोशिश करो कि तुम रानी के जिस्म से कैसे बाहर निकल सकती हो। मैं इसी झोंपड़े में रहूंगा। मारिया ने नाग और अंबर के बारे में दरियाफ्त किया। थ्यूसोंग ने जो कुछ और जितना कुछ उसे मालूम था उसने मारिया को बता दिया और कहा, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तुम्हें इस मनहूस औरत के जिस्म से निकाला जाए। मारिया ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर मेरा हौसला बुलंद हो गया है। मैं किसी तरीके से इस राज को मालूम करने की कोशिश करूंगी जिसकी मदद से मैं रानी के जिस्म से बाहर निकल सकूं। अच्छा, अब मैं जाती हूं क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि रानी चिंताई नींद से बेदार हो रही है। ये कहकर मारिया रानी चिंताई की शक्ल में झोंपड़ी से बाहर निकल गई। थ्यूसोंग भी उसके पीछे पीछे था। मंदिर के करीब ही रानी का घोड़ा मौजूद था। वो घोड़े पर सवार हुई और घोड़ा शाही महल की तरफ दौड़ने लगा। थ्यूसोंग उस वक्त तक वहां खड़ा रहा जब तक कि मारिया अंधेरे में गुम न हो गई। फिर वह झोंपड़ी में आया और बड़ा हैरान हुआ कि यह मारिया किस मुसीबत में फंस गई है। क्या वो कभी रानी चिंताई के जिस्म से बाहर आ सकेगी या नहीं? थ्यूसोंग को यह काम बड़ा मुश्किल लगता था। मारिया को रानी के जिस्म में गंधर्व ने जादू के जरिए तिलिस्म के जरिए दाखिल कर रखा था। उस तिलिस्म का तोड़ कोई दूसरा तिलिस्म ही हो सकता था, मगर यह तिलिस्म कहाँ से हासिल किया जाए, इस सवाल का जवाब थ्यूसोंग के पास नहीं था। थ्यूसोंग इसी परेशानी में जागता रहा। रात गुजर गई और थ्यूसोंग झोंपड़े से निकलकर जंगल की तरफ चला। वहां एक चश्मे पर नहाया, थोड़े से जंगली फल तोड़कर खाए। अगरचे उसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। अब चूंकि थ्यूसोंग को इल्म हो गया था कि मारिया इस शहर में मौजूद है, इसलिए वो बेचैन हो रहा था कि जितनी जल्दी हो सके मारिया को इस मुश्किल से निकाला जाए। लेकिन थ्यूसोंग की समझ में नहीं आ रहा था कि मारिया को रानी के जिस्म से कैसे निकाला जाए। इसका मंत्र सिर्फ रानी के मक्कार राजा जोगी गंधर्व ही को मालूम था और उसका सुराग मारिया ही किसी तरीके से लगा सकती थी। थ्यूसोंग कुछ देर झोंपड़ी में बैठा रहा, फिर वहां से निकलकर राजा के महल की तरफ निकल गया। शाही महल शहर के किनारे पर एक ऊंची जगह पर वाक़या था। थ्यूसोंग दूर से महल की तरफ देखता रहा, फिर बंदरगाह की जानिब आ गया। यूं ही बेचैनी से फिरते फिराते रात हो गई। दुर्गा मंदिर में चिराग रोशन थे और लोग पूजा करने आ रहे थे। मंदिर में घंटियां बज रही थीं। जो जो रात गहरी होती गई मंदिर की घंटियां खामोश हो गईं। मंदिर में सोए दुबले पतले काले पुजारी के और कोई भी वहां नहीं रहा। पुजारी भी चांदी के सिक्के थैली में संभालकर अपनी कोठरी में बंद करके सो गया। अब हर तरफ सन्नाटा छा गया। रात अंधेरी थी। दरख्तों के ऊपर आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मौसम खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी। थ्यूसोंग झोंपड़ी के बाहर तख्त पर लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं और वह दरख्तों की टहनियों की तरफ तक रहा था जिनमें से सितारे चमकते नजर आ रहे थे। रात के उस गहरे सन्नाटे में थ्यूसोंग को यूं महसूस हुआ जैसे कोई दबे पांव खुश्क पत्तों पर चला आ रहा हो। थ्यूसोंग समझा कि शायद कोई दरिंदा हो जो जंगल में से इधर शिकार की तलाश में निकल आया है। उसने तख्त पर लेटे लेटे चेहरा एक तरफ घुमाकर देखा। उसे दरख्तों के नीचे अंधेरे में एक इंसानी साया मंदिर की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। थ्यूसोंग अंधेरे में बखूबी देख सकता था। जब यह साया करीब आया तो थ्यूसोंग ने देखा कि वो एक ठिगने कद का आदमी था जिसने अपना चेहरा काली चादर में छुपा रखा था। वो इधर उधर देखता मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। थ्यूसोंग समझा कि ये कोई चोर है जो दुर्गा देवी की मूर्ति चुराने आया है। इस किस्म की चोरियां कदीम हिंदुस्तान में होती रहती थीं क्योंकि मूर्तियां आमतौर पर सोने चांदी की होती थीं। थ्यूसोंग तख्त पर बेहिस्सो हरकत लेटा एक तरफ गर्दन किए उस पुरस्कार शख्स को गौर से देखता रहा। पुरस्कार आदमी अंधेरे में दबे पांव चलता दुर्गा मंदिर के पत्थर के जीने के पास आकर जल्दी से बैठ गया। अब थ्यूसोंग को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे जीने के पत्थर को उखाड़ा जा रहा है। थ्यूसोंग हैरान हुआ कि यह पुरस्कार आदमी आधी रात को महज मंदिर की सीढ़ी का पत्थर उखाड़ने ही आया है। यह आदमी जीने के पास बैठा लोहे की सलाख से एक छोटे पत्थर को बाहर निकाल रहा था। फिर उसने पत्थर को एक थैले में डाला और उसी तरह दबे पांव जंगल की तरफ मुड़ा। थ्यूसोंग को वैसे भी नींद नहीं आ रही थी और रात भी नहीं गुजर रही थी। सोचा क्यों ना इस आदमी का पीछा करके पता चलाया जाए कि ये मंदिर की सीढ़ी का पत्थर उखाड़कर कहां ले जा रहा है। हो सकता है इससे कोई नया राज मालूम हो जाए और ये राज मारिया के मुअम्मे को हल करने में मदद दे। जब स्याह चादरपोश पुरस्कार आदमी जंगल में दरख्तों के पीछे दूर चला गया तो थ्यूसोंग अपनी जगह से उठा और ताक़ुब शुरू कर दिया। ये जंगल भी जजीरे के दूसरे जंगलों की तरह बहुत घना था। ऐसे ऐसे दरख्त थे कि जिनके तनों पर नोकीले कांटे उगे थे। जंगल का रास्ता झाड़ियों और घास से भरा हुआ था। पुरस्कार आदमी एक खास रास्ते से जा रहा था जहां जंगली झाड़ियां ज्यादा नहीं थी। थ्यूसोंग ने उस आदमी को अपनी निगाह में रखा हुआ था। थ्यूसोंग उसे अपनी गैर मामूली तेज नजर की वजह से देख रहा था। कई खड्ड नाले टीले और दरख्तों के जखीरे पार करने के बाद पुरस्कार आदमी एक बहुत बड़ी चट्टान के पीछे जाकर गायब हो गया। थ्यूसोंग तेजी से वहां पहुंचा तो देखा कि वहां सिवाय ऊंची ऊंची घास और घुप अंधेरे के और कुछ नहीं था। थ्यूसोंग दूसरी तरफ चलने ही लगा था कि अचानक उसे दो आदमियों की बात करने की आवाज सुनाई दी।
त्सोंग आवाज के सुराग पर आगे बढ़ा। उसने गौर से देखा तो सामने वाली झाड़ियों के पास चट्टान में एक गार था। इंसानी आवाज उसी गार के अंदर से आ रही थी। त्सोंग कान लगाकर सुनने लगा। एक भारी आवाज वाला आदमी कह रहा था, राजकुमार, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब मैंने दुर्गा देवी के मंदिर के जीने के पत्थर उखाड़ा था तो वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। राजकुमार की नौजवान मगर जरा थकी थकी सी आवाज आई, तुम मेरे वफादार गुलाम हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। अगर किसी ने हमारे इस गार को देख लिया तो राजा के सिपाही यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर हमारी गर्दनें थैलों में डालकर राजा के दरबार में पेश कर दी जाएंगी। अब त्सोंग सब कुछ समझ गया। ये वही राजकुमार था जिसके बारे में मारिया ने उसे बताया था कि वो असल तख्त का वारिस राजकुमार है, जो अपनी जान बचाकर जंगल के गार में जा छुपा है और जिसके माँ बाप को राजा गंधर्व ने कत्ल कर डाला था और अब उसकी तलाश में है। त्सोंग को अचानक छींक आ गई। अभी वो छींक से फारिगी हुआ था कि एकदम से वफादार गुलाम छलांग लगाकर उसके ऊपर आन गिरा। त्सोंग उसके साथ ही नीचे गिर पड़ा। गुलाम ने खंजर निकालकर त्सोंग को मारा, मगर त्सोंग ने उसे खंजर समेत धक्का देकर परे गिरा दिया और बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, मुझे राजकुमार के पास ले चलो, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वफादार गुलाम ने महसूस किया कि उसे जिस जोर से धक्का दिया गया है ये कोई आम आदमी का काम नहीं था। इस शख्स में गैर मामूली ताकत है। इतने में राजकुमार भी तलवार हाथ में लिए गार से बाहर निकल आया। उसने चिल्लाकर कहा, पिंडारी, इसे कत्ल क्यों नहीं करते? त्सोंग ने फौरन अपने बाजू उठा दिए और राजकुमार से कहा कि मैं दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। राजकुमार ने उछलकर त्सोंग पर तलवार का भरपूर वार किया। त्सोंग ने अपना हाथ पीछे कर लिया क्योंकि अपनी उंगली कट जाने की सूरत में वह मर सकता था। वैसे तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तलवार त्सोंग के बाजू पर लगी और उसका आधा बाजू कट गया। त्सोंग ने फौरन वहां अपना हाथ रख दिया और राजकुमार से कहा, मैं अगर चाहूं तो अभी तुम दोनों को चूहे से भी छोटा बनाकर घाटी में फेंक दूं, मगर मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। राजकुमार और उसके गुलाम पिंडारी ने देखा कि त्सोंग के बाजू पर जहां गहरा जख्म लगा था वहां से खून बिल्कुल नहीं बह रहा था। इसके बाद जब त्सोंग ने बाजू पर से अपना हाथ उठाया तो बाजू का जख्म मिल गया था। राजकुमार और उसका गुलाम दिल में डर गए कि ये कोई बड़ा जादूगर है। राजकुमार ने तलवार नियाम में डाल ली और त्सोंग के करीब आकर कहा, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम कौन हो और मेरी क्या मदद कर सकती हो? त्सोंग बोला, गार में बैठकर बात करती हैं। गुलाम भी उनके साथ ही गार में आ गया। यहाँ राजकुमार ने त्सोंग से अपने आप को छुपाने की कोशिश की और कहा कि वो दूसरे शहर के एक सौदागर का इकलौता बेटा है। उसका चचा उसे हलाक करना चाहता है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ आन छुपा है। त्सोंग मुस्कुराने लगा, तुम राजकुमार हो, मैं जानता हूँ। राजकुमार और पिंडारी गुलाम हैरान रह गई। वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। त्सोंग ने कहा, मैं जानता हूँ राजकुमार कि तुम्हारे माँ बाप को उस जोगी गंधर्व ने मार डाला है और अब वो तुम्हारी जान लेना चाहता है और तुम उससे भागकर यहाँ आ गई हो और ये तुम्हारा गुलाम दुर्गा देवी के मंदिर से एक पत्थर उखाड़ कर लाया है। राजकुमार ने त्सोंग का हाथ थाम लिया और बोला, अब जबकि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत किस मंत्र किस जादू से आ गई है कि तुम पर मेरी तलवार ने जो जख्म लगाया वहां से खून नहीं निकला और आधा कटा हुआ बाजू अपने आप जुड़ गया? त्सोंग कहने लगा, मेरा नाम त्सोंग है, मैं जादूगर नहीं हूँ। एक जोगी की मैंने बड़ी खिदमत की थी। उसने खुश होकर मुझ पर एक मंत्र पढ़कर फूंका था जिसका यह असर हुआ है कि अब मुझ पर तेज तलवार का असर नहीं होता। पिंडारी गुलाम ने बड़े अदब से कहा, त्सोंग, आपने अभी कहा था कि आप अगर चाहें तो हमें छोटे छोटे चूहे बनाकर घाटी में फेंक सकती हैं, क्या ये दुरुस्त है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका ये जादू हमारे बड़े काम आ सकता है। त्सोंग ने कहा, यह दुरुस्त नहीं है, मैंने यूं ही तुम लोगों को डराने के लिए ऐसा कह दिया था, मैं किसी को चूहा नहीं बना सकता। फिर त्सोंग ने राजकुमार से सवाल किया, राजकुमार, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने अपने गुलाम पिंडारी की मदद से दुर्गा देवी के मंदिर की सीढ़ियों का पत्थर क्यों मंगवाया है? राजकुमार ने गहरा सांस लिया और बोला, त्सोंग, अब जबकि तुम्हें हमारी एक एक बात का पता चल गया है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। उस योगी गंधर्व ने तिलिस्मी मंत्रों के जोर से मेरे माता पिताजी को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया है, जो मेरा हक है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अपना हक वापस लेना चाहता हूँ। त्सोंग ने पूछा, दुर्गा मंदिर का पत्थर इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद करेगा? राजकुमार ने कहा, मुझे मेरी एक कनीज ने बताया था कि अगर दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों का पत्थर लाकर उस पर सामवेद का मंत्र 10 बार पढ़कर फूंका जाए तो पत्थर को जो कहोगे वो तुम्हारा हुक्म मानेगा। तो तुम क्या कहोगे पत्थर से? त्सोंग ने पूछा। राजकुमार बोला, तुम खुद अभी सुन लोगे। ये कहकर राजकुमार ने पिंडारी को इशारा किया। उसने दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों का पत्थर लाकर सामने रख दिया।
राजकुमार ने आंखें बंद करके सामवेद के मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे 10 मर्तबा मंत्र पढ़कर उसने पत्थर पर फूंक मारी और फिर उसे हुक्म दिया, ऐ पत्थर, मेरे हुक्म से उठ, हवा में उड़ता हुआ शाही महल में जा और जालिम राजा को हलाक कर दे। राजकुमार ने बार बार ये जुमला दोहराया, मगर पत्थर अपनी जगह से जरा भी ना हिला। जब राजकुमार बोलते बोलते पत्थर को हुक्म देते थक गया तो थ्यूसोंग ने कहा, तुम कितने नादान हो, कभी पत्थर भी हवा में उड़ते हैं? इंसान खुद ही जालिम का मुकाबला करके उसे शिकस्त देता है। तुम्हें पत्थर की नहीं बल्कि अकल और सोच समझ की जरूरत है। राजकुमार ने नाउमीद होकर कहा, मैं तो सोच सोच कर तंग आ गया हूँ। मेरी समझ में ऐसी कोई तरकीब नहीं आती जिससे मैं अपना हक जालिम जोगी राजा से वापस ले सकूं और उससे अपनी माँ बाप के कत्ल का बदला भी ले सकूं। गुलाम पिंडारी ने थ्यूसोंग से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकती हैं? राजकुमार ने भी कहा, थ्यूसोंग भाई, तुम हमारी मदद करने को कह रहे थे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? थ्यूसोंग थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझ पर मेरे जोगी बाबा ने जो मंत्र पढ़कर फूंक रखा है उसका तुम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुम्हारे साथ मिलकर शाही महल में घुसकर मक्कार जोगी राजा को गला घोंटकर मार डालूं। राजकुमार ने कहा, उसे हम में से कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा जादू है कि जो कोई उस पर हमला करेगा खुद हलाक हो जाएगा। पिंडारी गुलाम ने कहा, राजकुमार जी, क्यों ना हम रानी चिंताई को किसी तरह से अगवा करके इस जंगल में ले आएं, फिर हम जोगी राजा से अपनी बात मनवा सकेंगे। क्योंकि मैंने इतना मालूम कर लिया है कि जोगी राजा रानी चिंताई के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। ना जाने क्या बात है कि वो रानी चिंताई की बेहद हिफाजत करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रानी चिंताई में ही जोगी राजा की जान है। थ्यूसोंग ने राजकुमार को बिल्कुल नहीं बताया था कि रानी चिंताई के जिस्म में मारिया की रूह दाखिल है। उसे गुलाम पिंडारी की यह तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा कि अगर रानी चिंताई को अगवा करके जंगल में ले आया जाए तो इस तरह एक तीर से 2 निशाने लगाए जा सकेंगे। एक तो रानी यानी मारिया उसके पास आ जाएगी और दूसरा जोगी राजा का भी काम तमाम किया जा सकेगा और राजकुमार को भी तख्त वापस मिल जाएगा। उसने राजकुमार से कहा, पिंडारी की तजवीज़ बहुत अच्छी है राजकुमार, हमें आज ही रानी चिंताई को अगवा कर लेना चाहिए। राजकुमार मायूसी के अंदाज में कहने लगा, शाही महल में घुसकर रानी को अगवा करना कोई आसान काम नहीं है। मक्कार जोगी राजा उसकी जबरदस्त हिफाजत करता होगा। अब थ्यूसोंग को याद आ गया कि रानी चिंताई जब दुर्गा देवी के मंदिर आई थी तो उसके साथ फौज का पूरा दस्ता था। वैसे मारिया उस वक्त भी रानी के जिस्म को थ्यूसोंग के पास ला सकती थी जब रानी सो रही हो, लेकिन अब पता नहीं था कि वो ऐसा कब करती है। और जैसा कि मारिया ने कहा था कि इसमें खतरा भी है कि अगर रानी की आंख खुल जाए तो वो अपने सामने जो भी हो उसे मौत के घाट भी उतार सकती थी। थ्यूसोंग ने कहा, मैं रानी को अगवा करने की कोशिश करता हूँ, तुम इसी जगह बैठे रहो, मैं ये सारा काम खुद ही कर लूंगा। राजकुमार और पिंडारी ने ताज्जुब से थ्यूसोंग की तरफ देखा। मेरे दोस्त, तुम अकेले ये काम कैसे कर सकोगे? थ्यूसोंग ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। पिंडारी बोला, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा, आप मेरे दोस्त हैं। थ्यूसोंग मुस्कुराया, तुम्हारा शुक्रिया पिंडारी, लेकिन तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। जब दिन निकल आया तो थ्यूसोंग ने राजकुमार से कहा, तुम इसी गार में मेरा इंतजार करना, मैं आज शाही महल में किसी भेस में जाऊंगा और रानी चिंताई को उठाकर यहाँ ले आऊंगा। राजकुमार और पिंडारी को यकीन नहीं आ रहा था कि थ्यूसोंग ये काम कर सकेगा। सिर्फ एक बात की उन्हें तसल्ली थी कि शाही महल के सिपाही थ्यूसोंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। चुनाचे थ्यूसोंग मंसूबे के मुताबिक राजकुमार से रुखसत हो गया। उसने दिल में यही फैसला किया था कि रानी चिंताई को अगवा करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह उसे मक्कार जोगी राजा गंधर्व को किसी तरीके से अगवा करने की कोशिश करनी होगी। अगर उसके पास कोई तिलिस्म होगा तो उसका मुकाबला किया जाएगा। थ्यूसोंग को यह ख्याल था कि हो सकता है इस तरीके से रानी चिंताई के जिस्म से मारिया को भी आज़ाद कराया जा सके। थ्यूसोंग जंगल में वापस चलता अपने दुर्गा मंदिर वाले झोंपड़े में आ गया। वो रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि जोगी राजा को रात ही के वक्त महल में दाखिल होकर अगवा किया जा सकता था। सिर्फ एक ही खतरा था कि ऐन वक्त पर जोगी राजा गंधर्व कोई ऐसा मंत्र न फूंकते जिससे थ्यूसोंग का नुकसान पहुंचे। थ्यूसोंग ने बेहद होशियारी से काम लेने का फैसला कर रखा था। जब रात हो गई तो थ्यूसोंग चुपके से दुर्गा मंदिर वाले झोंपड़े से निकलकर शाही महल की तरफ चलने लगा। सड़कों पर अंधेरा था, लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, कुछ दुकानों पर रोशनी हो रही थी। थ्यूसोंग आगे निकलता चला गया। जब वो शाही महल के नजदीक पहुंचा तो देखा कि महल की हर मंजिल में रोशनी हो रही थी। महल के बड़े गेट पर पहरा लगा था, किसी को करीब आने की इजाजत नहीं थी। रात होते ही महल का बड़ा दरवाजा बंद करके पहरा लगा दिया जाता था। थ्यूसोंग बड़े दरवाजे की तरफ जाने की बजाय महल के पीछे वाली दीवार के पास आ गया। यहाँ आम का एक घना दरख्त था जिसकी शाखें महल के अंदर शाही बाग में झुकी हुई थीं। थ्यूसोंग अंधेरे में दरख्त पर चढ़ गया
और टहनियों को जोर से झकोला दिया और शाही बाग में कूद गया। टहनियों को हिलता देखकर पहरेदार और सिपाही उस तरफ दौड़े। थ्यूसोंग इस सूरत हाल के लिए पहले से तैयार था। उसने अपने जिस्म को अपनी ही खास उंगली लगाई और उसका साइज उंगली के बराबर हो गया। वो घास में छुप गया और उसने सिपाहियों को मशाल की रोशनी में अपनी तरफ आते देखा। पहरेदारों ने मशाल की रोशनी में दरख्त के ऊपर और नीचे इधर उधर देखा। उन्हें कोई इंसान नजर ना आया तो वापस चले गए। वो यही समझे कि किसी बिल्ली ने ऊपर से छलांग लगाई होगी। थ्यूसोंग घास में दुबका ये सब कुछ देख रहा था। जब पहरेदार सिपाही चले गए तो वो घास के अंदर ही अंदर महल की तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार अगरचे तेज थी, मगर चूंकि उसका कद इंसान के अंगूठे के बराबर था, इसलिए फासला बहुत कम तय हो रहा था। थ्यूसोंग को इस हालत में शाही बाग को तय करते तकरीबन 15-20 मिनट लग गए, जबकि अगर वो अपने आम कद में होता तो ये फासला 20 सेकंड में तय कर लेता। बहरहाल वो महल के कोने वाले बरामदे में पहुंच गया। उसे मालूम था कि जोगी राजा इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में होगा। थ्यूसोंग अंदाजे से एक जीना चढ़कर महल की दूसरी मंजिल में आ गया। यहाँ उसने 2 पहरेदारों को देखा जो नेज़े हाथों में लिए राहदारी की कालीन पर चल फिरकर पहरा दे रहे थे। थ्यूसोंग एक सतून के पीछे छुप गया क्योंकि यहाँ फानूस रोशन था। उसने गौर से देखा कि एक कमरे के बाहर 2 औरतें खड़ी पहरा दे रही थीं। वो फौरन समझ गया कि यही जोगी राजा गंधर्व की ख्वाबगाह है, लेकिन वो अगर वहां तक जाता है तो देखा जा सकता है। वो शाही ख्वाबगाह के अंदर कैसे जाए? थ्यूसोंग के लिए ये एक बड़ा मुश्किल सवाल था। वो अभी सोच ही रहा था कि एक कनीज लकड़ी के 2 पहियों वाली रंगीन चौकी पर रेशमी दोशाले रखे आती नजर आई। थ्यूसोंग ने अंदाजा लगाया कि ये कनीज जरूर शाही ख्वाबगाह में दोशाले लेकर जा रही है। जब वो करीब से गुजरी तो थ्यूसोंग ने चौकी पर रखे 2 शालों में छलांग लगा दी और उनमें घुसकर छुप गया। वो इतना छोटा था कि कनीज को जरा भी एहसास न हुआ। वो शाही ख्वाबगाह के करीब गई तो पहरेदार औरतों ने दरवाजा खोल दिया। कनीज रंगीन चौकी लिए अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक छोटी सी राहदारी थी जिसकी दोनों जानिब रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। कनीज ने यहाँ खड़े होकर बड़े अदब से कहा, महाराज, अधिराज, कनीज दोशाले लेकर हाजिर है। अंदर से जोगी राजा की आवाज आई, अंदर आ जाओ। कनीज ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। ख्वाबगाह में काफूरी शमा जल रही थी जिसकी रोशनी इतनी धीमी थी कि थ्यूसोंग को पहले तो कुछ भी नजर न आया, क्योंकि वो राहदारी में से आया था जहां फानूस की तेज रोशनी थी। फिर उसने देखा कि अतलस व कम ख्वाब के पर्दों वाली शानदार ख्वाबगाह में एक बहुत बड़ा चांदी का पलंग बिछा था, जिस पर एक तरफ रानी चिंताई यानी मारिया सो रही थी और एक तरफ वही जोगी राजा पलंग की पुश्त से लगे रेशमी तकियों पर सर रखे आराम से लेटा था। कनीज ने 2 शाले बड़ी एहतियात से कोने वाले तख्त पर रख दिए और अदब से कौरंश बजा लाती वापस चली गई। थ्यूसोंग अभी तक 2 शाले में घुसा अपना नन्हा सा सर बाहर निकाले ख्वाबगाह के पलंग को तक रहा था। जोगी राजा सोने की इतरदानी में से इतर निकालकर अपनी मूंछों को लगा रहा था। रानी चिंताई उसके करीब ही पलंग पर रेशमी चादर ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। जोगी राजा ने भी इतर लगाने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। थ्यूसोंग ने अपने जहन में मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि वो जोगी राजा को यहाँ से कैसे निकाल कर ले जाएगा। उसके जहन में एक ही स्कीम थी कि वो जोगी राजा को उंगली लगाकर अंगूठे जितना कर देगा और फिर किसी न किसी तरह वहां से अगवा करके ले जाएगा। लेकिन उसे सबसे बड़ा खतरा यह था कि कहीं जोगी राजा ने कोई मंत्र पढ़कर फूंक दिया तो थ्यूसोंग को लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर वो दिल में फैसला करके आया था कि ख्वाह कुछ भी हो, वो जोगी राजा को अगवा करके साथ जरूर ले जाएगा और फिर उसे अपना कैदी बनाकर उससे वो मंत्र पूछेगा जिसकी मदद से मारिया को चिंताई रानी के जिस्म से निजात दिलाई जा सकती है। वो जोगी राजा के गहरी नींद में जाने का इंतजार करने लगा। तो एक बार पहलू बदलने के बाद जोगी राजा बिछोने पर साकित हो गया और फिर ख्वाबगाह में उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज गूंजने लगी। थ्यूसोंग फौरन नीचे उतर आया। उसने अपने आप को उंगली से छुआ और फिर से बड़े कद में वापस आ गया। पूरे इंसानी जिस्म में आते ही थ्यूसोंग कोने में पर्दे के पीछे हो गया कि कहीं जोगी राजा अचानक जाकर उसे देख ना ले। ख्वाबगाह में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाहर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। थ्यूसोंग को मारिया का ख्याल आ गया जो इस वक्त रानी चिंताई के जिस्म के अंदर कैद थी और रानी ही के इरादे से काम करती थी। लेकिन चूंकि अब रानी सो गई थी और सो जाने की वजह से उसका इरादा भी सो गया था, इसलिए थ्यूसोंग ने सोचा कि मारिया अपनी मर्जी से उससे कोई बात कर सकती है। मारिया ने अभी तक थ्यूसोंग से कोई बात नहीं की थी। थ्यूसोंग के पास ज्यादा वक्त नहीं था, चुनाचे वो जोगी के बिस्तर की तरफ बढ़ा कि उसे छोटा करके वहां से निकाल कर ले जाए। जो ही वो जोगी राजा के पलंग के पास गया, उसे एक हल्का सा झटका लगा और वो पीछे हट गया। एन उस वक्त उसे मारिया की आवाज आई, थ्यूसोंग आगे मत जाना, जोगी राजा का तिलिस्म तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। थ्यूसोंग ने सरगोशी में कहा, मारिया मुझे यकीन था कि तुम जरूर मुझसे बात करोगी। मुझे बताओ मैं जोगी राजा को कैसे अगवा करूं? मारिया बोली, मैं जानती हूं तुम इसी मकसद के लिए यहाँ आए हो, मगर थ्यूसोंग जब तक तुम इसी कमरे के कोने में मेज पर रखे नीलम के मुर्ग की आंख में जुड़ा हुआ याकूत नहीं उतार कर फेंकोगे
तुम जोगी राजा के तिलिस्म से महफूज नहीं होगे। त्सोंग ने कहा, मारिया, मैं जोगी राजा को अगवा करके उसे बेबस करने के बाद वो मंत्र मालूम करना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं तुम्हें रानी चिंताई के जिस्म की कैद से निकाल सकूं। मारिया ने कहा, यह काम इतना आसान नहीं है त्सोंग, जोगी बड़ा यार है। वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है बेबस हो जाए, लेकिन उसके पास जरूर कोई दूसरा भी तिलिस्म होगा। तुम्हें इससे होशियार रहना होगा। त्सोंग बोला, जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हें इस शैतान की कैद में नहीं देख सकता। इसके बाद त्सोंग दबे पांव कोने वाली छोटी मेज के पास गया। उस मेज पर नीलम का तराशा हुआ एक खूबसूरत मुर्ग रखा था जिसकी आंखों में याकूत दमक रहा था। त्सोंग ने फौरन उसकी आंख में से याकूत खुरच कर नीचे फेंक दिया। इसके साथ ही मुर्ग गायब हो गया। यह तिलिस्मी मुर्ग था। मारिया ने सरगोशी में कहा, अब जोगी राजा को काबू में करो, नहीं तो वो अभी जाग पड़ेगा। त्सोंग तेजी से जोगी राजा के सरहाने की तरफ आया और अपनी उंगली उसकी गर्दन के साथ लगा दी। जोगी राजा एकदम से उछला और वह छोटा होने की बजाय बालिश्त भर का काला स्याह सांप बनकर फुंकारने लगा। त्सोंग ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सांप ने उसे काट लिया, लेकिन चूंकि त्सोंग पर जहर का असर नहीं हो सकता था इसलिए उसने कोई परवाह न की और सांप को गर्दन से पकड़ लिया। सांप ने अपना जिस्म त्सोंग की कलाई से लपेट दिया और जोर लगाने लगा, लेकिन त्सोंग की मजबूत गिरफ्त से वो निकल नहीं सकता था। मारिया की सरगोशी सुनाई दी, त्सोंग, मैंने कहा था ना कि जोगी बड़ा अय्यार है, इसके पास दूसरा जादू भी होगा, इसे किसी चीज में बंद कर दो। त्सोंग ने कहा, यहाँ मुझे कोई ऐसी शय नजर नहीं आती मारिया। मारिया ने कहा, पलंग के पीछे वाली अलमारी में से एक छोटी गोल डिब्बी पड़ी है जिसमें मोती हैं, ये डिब्बी खाली करके ले लो। त्सोंग ने ऐसा ही किया। डिब्बी के मोती बाहर निकालकर उसने जोगी राजा सांप को उसमें बंद करके ढकना बंद कर दिया और बोला, मारिया, तुम्हें जोगी राजा के कैद होने से कोई असर महसूस हुआ है? मारिया ने कहा, मुझ पर अभी तक इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन तुम इसको निढाल करके पूछो कि इसके पास मुझे आजाद कर देने वाला मंत्र कौन सा है। त्सोंग आहिस्ता से बोला, इस देश का असली राजकुमार घने जंगल के गार में रहता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। मारिया, अगर मैं मंत्र मालूम करने में कामयाब हो गया तो तुम्हें वहीं मिलूंगा। मारिया कहने लगी, मुझे मालूम है कि तुम राजकुमार के पास जंगल की चट्टानी गार में हो। खुदा करे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो सको और मुझे इस कैद से निजात मिले। त्सोंग खामोशी से ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो रेशमी पर्दों वाली राहदारी में आ गया। आगे दरवाजा बंद था। त्सोंग ने अपने साइज को छोटा किया और दरवाजे के एक सुराख में से बाहर निकलकर बरामदे में आ गया। फानूस रोशन था। उस रोशनी में उसे देखा जा सकता था। दोनों औरतें शाही ख्वाबगाह के बाहर पहरा दे रही थीं। त्सोंग ने सोचा कि इस तरह तो यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन औरतों को किसी तरह से डराना चाहिए। चुनाचे ये सोचकर त्सोंग एकदम से दोनों औरतों के सामने आ गया और बोला, मैं सामरी जादूगर का चेला हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। दोनों औरतों ने जो एक अंगूठे जितने इंसान को अपने सामने कालीन पर उछलते देखा तो दहशत के मारे गश खाकर धड़ाम से गिर पड़ी और पहरे पर खड़े सिपाहियों ने औरतों को गिरते देखा तो उनकी तरफ भागे। त्सोंग इतनी देर में दीवार के साथ लग गया था। सिपाही दोनों औरतों को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे कि त्सोंग चुपके से फरार होकर कोने वाले गोल जीने में आ गया जो नीचे जाता था। नीचे शाही बाग में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक ऊपर से सिपाही ने नीचे दरबान को आवाज दी और कहा कि पहरेदार कनीजें बेहोश हो गई हैं। दरबान 4 सिपाहियों को लेकर जीने की तरफ दौड़ा। त्सोंग तेजी से एक तरफ हटकर घास में छुप गया। जब सिपाही ऊपर चले गए तो त्सोंग ने अपने जिस्म को फिर से बड़ा किया और दौड़ता हुआ बाग की दीवार के पास आकर इतनी जोर से उछला कि दीवार की मुंडीर पर आ गया। यहां से उसने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और सूखी खंदक में से गुजरकर उस वीरान रास्ते पर आ गया जो शहर से बाहर होता हुआ जंगल की तरफ जाता था। जोगी राजा सांप की शक्ल में डब्बी में बंद उसकी जेब में मौजूद था। त्सोंग रातों रात वापस जंगल में पहुंच गया। राजकुमार और उसका गुलाम पिंडारी जाग रहे थे। उन्होंने त्सोंग को अकेले आते देखा तो पूछा कि क्या उसने जोगी राजा को अगवा नहीं किया। इसके जवाब में त्सोंग ने जेब से डब्बी निकालकर दिखाई और कहा, मैं जोगी राजा को बेहोश करने लगा तो वो जादू के जोर से सांप बन गया। मैंने फौरन उसे डब्बी में कैद कर लिया। त्सोंग ने उन्हें डब्बी जरा सी खोलकर दिखाई। उसके अंदर काला सांप फुंकार रहा था। राजकुमार और पिंडारी हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं आया कि ये जोगी राजा है। पिंडारी बोला, त्सोंग, अगर तुम जोगी राजा को अगवा नहीं कर सके थे तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ख्वामखा इस बेचारे सांप को पकड़ कर ले आए हो। राजकुमार बोला, हाँ त्सोंग भाई, तुम्हें ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? त्सोंग ने कहा, राजकुमार, ना मैंने कोई खेल खेला है और ना झूठ बोल रहा हूं। ये सांप नहीं बल्कि जोगी राजा है जिसने अपनी काया पलट रखी है। ये सब कुछ जोगी राजा ने जादू के जोर से किया है। राजकुमार और पिंडारी एक दूसरे की तरफ तकने लगे जैसे कह रहे हों कि ये शख्स हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन त्सोंग को अब उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं थी। उसे तो मालूम था कि जोगी राजा उसकी कैद में है। अब उसे सिर्फ एक ही खतरा था कि कहीं ये जोगी राजा कोई और तिलिस्म न कर दे
उससे पहले पहले वो जोगी राजा से मारिया को आजाद कराने वाला मंत्र पूछ लेना चाहता था। चुनाचे थ्योसोंग ने कहा, अच्छा अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें फिर मिलूंगा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। ये कहकर थ्योसोंग गार में से बाहर निकल गया। वो सीधा जंगल में एक ऐसी जगह पर आ गया जहां चट्टान के नीचे एक छोटा सा पहाड़ी नाला बह रहा था। थ्योसोंग यहाँ नाले के किनारे बैठ गया। उसने सांप की डब्बी बाहर निकाली, उसे आहिस्ता से खोला और सांप को गर्दन से पकड़कर उसे पानी में 2-3 गोते दिए। सांप निढाल हो गया। अब थ्योसोंग ने सांप की जुबान में उसे कहा, जोगी, मैं जानता हूं कि तुम असली राजा नहीं हो बल्कि एक मक्कार जोगी हो और धोखे से तख्त पर कब्जा किए हुए हो। मुझे तुम्हारे तख्त की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूं कि वो कौन सा मंत्र है जिसके फूंकने से मारिया की रूह चिंताई रानी के जिस्म से आजाद हो सकती है। जोगी सांप पहले तो ये देखकर हैरान रह गया कि यह शख्स सांप की जुबान जानता था। फिर जब उसे ये इल्म हुआ कि यह शख्स उसकी रानी चिंताई के जिस्म से मारिया की रूह निकालना चाहता है तो वो गुस्से से कांपने लगा। जोगी सांप ने गजबनाक होकर कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि मुझे जल्दी से आजाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थ्योसोंग ने कहा, तुम खुद मेरी कैद में बेबस हो, तुम मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती हो? जोगी सांप ने फुंकार मारकर सांप की आवाज में जवाब दिया, तुम मुझे ज्यादा देर तक इस कैद में नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे गुरु जादूगर को मेरी हालत का पता चल गया है। वो मेरी मदद को आता होगा। वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैं जानता हूं तुम्हारे पास भी कोई तिलिस्म जरूर है जिसकी वजह से तुमने मुझे सांप बना दिया है, लेकिन मेरे गुरु के जादू का तुम मुकाबला न कर सकोगे। वो तुम्हें एक ही फूंक मारकर भस्म कर देगा। थ्योसोंग समझ गया कि जोगी राजा के जिस्म में तिलिस्म की ऐसी लहरें थीं जिन्होंने उसके छूने से उसे सांप बना दिया है। उसने जोगी सांप से कहा, मैं तुम्हारे गुरु के आने से पहले पहले तुम्हें हलाक कर दूंगा, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे वो मंत्र बता दो जिसके पढ़ने से मारिया की रूह चिंताई के जिस्म से आजाद हो जाएगी। जोगी सांप बोला, अगर मैंने तुम्हें यह मंत्र बता दिया तो मेरी रानी मर जाएगी, वो फिर से हड्डियों का ढांचा बन जाएगी और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। थ्योसोंग ने कहा, तो क्या तुम्हें यह मंजूर है कि तुम खुद हलाक कर दिए जाओ? जोगी सांप की आवाज आई, मैं जानता हूं तुम मुझे उस वक्त तक नहीं मारोगे जब तक मैं तुम्हें खुफिया मंत्र ना बता दूं, और मैं ये मंत्र तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। थ्योसोंग ने सांप को पानी में एक और डुबकी दी। सांप बेदम हो गया। थ्योसोंग ने एक बार फिर जोगी सांप से कहा कि वो अपनी जान बचाने के लिए खुफिया मंत्र बता दे, मगर जोगी सांप ने एक बार फिर इनकार कर दिया। थ्योसोंग ने जोगी सांप को डब्बी में बंद कर दिया और सोचने लगा कि यह जोगी बड़ा जिद्दी है, उसे खुफिया मंत्र नहीं बताएगा, और अगर इतनी देर में उसका जादूगर गुरु यहाँ पहुंच गया तो फिर ना जाने वो क्या नई मुसीबत बर्पा कर दे और वो किसी और मुश्किल में ना फंस जाए। फिर क्या किया जाए? थ्योसोंग यही सोचता हुआ जंगल में पहाड़ी नाले के साथ साथ चलते एक गहरी घाटी के किनारे पर आकर रुक गया। उसके चारों तरफ गहरा सन्नाटा और तारीकी छाई हुई थी। अचानक उसे पत्थर के पास कुछ सरसराहट सी सुनाई दी। उसने झुककर गौर से देखा तो उसे एक सांप नजर आया जो अंधेरे में अपना फन उठाए उसकी तरफ बढ़ रहा था। थ्योसोंग ने उसे सांप की जुबान में पूछा कि वो उसकी तरफ क्यों बढ़ रहा है। तुम मुझे डस भी दोगे तो मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कोबरा सांप ने अपना फन झुका दिया और बोला, मुझे इस जंगल के शीशनाग ने भेजा है। हमें अपनी खो में नाग देवता की बू आई थी। शीशनाग ने मुझे ये पता करने भेजा है कि जाकर देखूं कि यहाँ नाग देवता तो नहीं आया है। क्या तुम नाग देवता हो? क्योंकि तुम्हारे जिस्म से भी मुझे नाग देवता की बू आ रही है। थ्योसोंग ने कहा, मैं नाग देवता नहीं हूं मगर उसका भाई जरूर हूं। चलो मुझे शीशनाग के पास ले चलो, मुझे उससे एक जरूरी मशवरा करना है। कोबरा सांप ने अदब से कहा, मेरे साथ चलिए। कोबरा सांप थ्योसोंग को पहाड़ी जंगल के एक खो में ले गया जहां हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। ये रोशनी शीशनाग के सर पर बने हुए छोटे से ताज में से निकल रही थी। शीशनाग पत्थर की एक चौकी पर कुंडली मारे बैठा था। थ्योसोंग ने जाकर अपना तारुफ करवाया तो शीशनाग ने आहिस्ता से अपनी गर्दन जरा सी झुकाई और बोला, नाग देवता के दोस्त को मेरा सलाम पहुंचे, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। थ्योसोंग ने शीशनाग को मारिया के बारे में और जोगी राजा के जादू के बारे में सब कुछ बताया और फिर डब्बी सामने रखकर कहा, इस डब्बी में जोगी राजा सांप की शक्ल में कैद है। वो मुझे खुफिया मंत्र नहीं बता रहा और उसका जादूगर गुरु भी मुझसे बदला लेने और इसे मेरी कैद से छुड़ाने के लिए आ रहा है। शीशनाग ने कहा, दुनिया के किसी सांप में इतनी ताकत और इतनी जुर्रत नहीं है कि वो नाग देवता के भाई या उसके दोस्त को कोई नुकसान पहुंचा सके। थ्योसोंग ने कहा, लेकिन ये जोगी सांप बहुत बड़ा जादूगर है और इसका गुरु तो इससे भी ज्यादा खतरनाक जादूगर है। शीशनाग ने कहा, उसका कोई जादू यहाँ नहीं चल सकेगा। अगर उसका गुरु जादूगर है तो मैं भी शीशनाग हूं। तुम ऐसा करो कि डब्बी मेरे सामने जमीन पर रख दो। थ्योसोंग ने जोगी सांप वाली डब्बी शीशनाग के सामने जमीन पर रख दी। शीशनाग ने अपना फन पूरा फैला दिया, फिर फन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे करता एंड डब्बी के ऊपर ले आया।
इसके बाद शीशनाग ने फुंकार मारी तो डब्बी जमीन से ऊपर को उछली। उसके अंदर से जोगी सांप के चीखने की आवाज आई। शीशनाग ने दूसरी फूंक मारी तो जोगी सांप ने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर दो शीशनाग, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। शीशनाग ने कहा, वो खुफिया मंत्र बताओ जो तुमसे थ्यूसोंग पूछ रहा था। जोगी सांप बोला, बताता हूँ। और फिर जोगी सांप ने वो मंत्र बोल दिया और कहा कि अगर ये मंत्र 3 बार पढ़कर रानी चिंताई पर फूंक दिया जाए तो मारिया उसके जिस्म से बाहर निकल आएगी और रानी चिंताई फिर से हड्डियों का ढांचा बन जाएगी। थ्यूसोंग ने कहा, शीशनाग हो सकता है जोगी सांप झूठ बोल रहा हो। शीशनाग बोला, थ्यूसोंग जब तक तुम मारिया को आजाद नहीं करा लेते जोगी सांप मेरे पास इसी गार में रहेगा। तुम महल में जाओ और मारिया को आजाद कराकर यहाँ ले आओ। थ्यूसोंग के लिए ये बड़ा सुनहरी मौका था। अभी रात थी और रानी चिंताई सो रही होगी। वो सोते में उस पर खुफिया मंत्र फूंक सकता था। थ्यूसोंग जल्दी से गार में से बाहर निकल गया और जितनी तेज चल सकता था महल की तरफ चलने लगा। थ्यूसोंग के लिए यह बड़ा सुनहरी मौका था। अभी रात थी और रानी चिंताई सो रही होगी। वो सोते में उस पर खुफिया मंत्र फूंक सकता था। थ्यूसोंग जल्दी से गार में से बाहर निकल गया और जितनी तेज चल सकता था महल की तरफ चलने लगा। रास्ते में राजकुमार का गार भी आया मगर उसने उसे बताना जरूरी न समझा और महल की तरफ चलता रहा। रात का पिछला पहर था कि थ्यूसोंग शाही महल के बाग वाली दीवार के पास पहुंच गया। यहां से उसने पहले की तरह दीवार पार की और शाही महल की ख्वाबगाह की तरफ रेंगने लगा। अचानक उसकी नजर रानी चिंताई पर पड़ी। वो जल्दी से दरख्त की ओट में हो गया। रानी चिंताई अपनी 2 कनीजों के साथ फूलों की माला हाथ में पकड़े मंदिर में सुबह सुबह देवी की पूजा करने जा रही थी। ये मंदिर शाही बाग की एक तरफ बना हुआ था। थ्यूसोंग छुपकर रानी के पीछे पीछे चलने लगा। अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी और बाग में हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। रानी और कनीजें छोटे से मंदिर के अंदर चली गईं। थ्यूसोंग भी अंधेरे में रेंगता हुआ मंदिर की दीवार के पास आकर खड़ा हो गया। खुफिया मंत्र रानी के चेहरे पर फूंका जाना था, इसलिए जरूरी था कि रानी थ्यूसोंग के सामने हो। थ्यूसोंग बाहर खड़ा रानी के वापस आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद रानी बाहर आई। वो आगे आगे चल रही थी। दोनों कनीजें उसके पीछे थीं। जो ही रानी चिंताई थ्यूसोंग के करीब से गुजरी, थ्यूसोंग उछलकर रानी के सामने आ गया और बोला, रानी जी मेरी मदद करें, मैं गरीब हूँ, जागीरदार ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। रानी चिंताई इस ख्याल से रुक गई कि ये कोई गरीब किसान है और मदद के लिए आया है। रानी ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? थ्यूसोंग ने इस दौरान 3 बार खुफिया मंत्र पढ़ा और जोर से रानी चिंताई के मुंह पर फूंक मार दी। फूंक के लगते ही रानी चिंताई की हलक से एक भयानक चीख निकली और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कनीजों ने यह हाल देखा तो शोर मचाती वहां से भाग गईं। थ्यूसोंग ने मारिया को आवाज दी। अब उसे मारिया की खुशबू आने लगी थी। मारिया ने खुश होकर कहा, थ्यूसोंग मैं तुम्हारे पास हूँ, खुदा का शुक्र है मैं इस मनहूस तिलिस्म से आजाद हो गई। रानी चिंताई जमीन पर गिरने के साथ ही हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गई। थ्यूसोंग ने मारिया से कहा, यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल चलो, मेरे साथ रहना, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। ये कहकर थ्यूसोंग ने जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। मारिया उसके सर के ऊपर हवा में उड़ती जा रही थी। उसने थ्यूसोंग से कहा भी कि वो छोटा बन जाए और वो उसे उठा लेगी, मगर थ्यूसोंग ने कहा कि उसके पास इतना वक्त नहीं है। थ्यूसोंग को वैसे भी थकान नहीं होती थी और उसे सांस भी नहीं चढ़ता था, इसलिए उसे दौड़ना ज्यादा अच्छा लगता था। दोनों बहुत जल्द जंगल में पहुंच गए। फिर वो घाटी आ गई जिसके पास ही शीशनाग का ठिकाना था। थ्यूसोंग को देखकर शीशनाग ने पूछा कि क्या वो मारिया को आजाद कराने में कामयाब हो गया। थ्यूसोंग ने कहा, मारिया मेरे साथ है शीशनाग। शीशनाग ने मारिया को आवाज दी। मारिया ने भी सांप की टूटी फूटी जुबान में कहा, मैं थ्यूसोंग के साथ हूँ। शीशनाग ने थ्यूसोंग से कहा, जोगी सांप का जादूगर गुरु अभी तक नहीं पहुंच सका, हो सकता है वो आ जाए, इसलिए बेहतर है कि तुम इस जोगी सांप को मेरे पास ही रहने दो, क्योंकि उसके जादूगर गुरु का मुझ पर जादू नहीं चल सकेगा। थ्यूसोंग और मारिया ने शीशनाग का शुक्रिया अदा किया और खोमे से निकलकर उस गार की तरफ चल पड़े जहां राजकुमार अपने गुलाम पिंडारी के साथ रहता था। थ्यूसोंग गार में दाखिल हुआ तो राजकुमार और पिंडारी जाग रहे थे। दिन निकल आया था और राजकुमार नदी से मुंह हाथ धोकर बैठा फल खा रहा था। गुलाम पिंडारी उसके पास ही अदब से बैठा था। थ्यूसोंग को देखकर राजकुमार ने मुस्कुराकर तंजिया लहजे में कहा, क्यों भाई थ्यूसोंग, राजा को कहाँ छोड़ आए? थ्यूसोंग को बड़ा गुस्सा आया कि वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो गुस्से को पी गया और बोला, तुम्हारा राजा अब इस दुनिया में नहीं है और तुम महल में जाकर तख्त पर कब्जा कर सकती हो, क्योंकि राजा की रानी भी दूसरी दुनिया को जा चुकी है। राजकुमार ने हल्का सा कहका लगाया और पिंडारी की तरफ देखा। पिंडारी ने कहा, महाराज, इस बेचारे का जंगल में आकर दिमाग चल गया है, इसकी बात का बुरा ना माने। राजकुमार ने थ्यूसोंग से कहा, मेरे भाई आओ कुछ खा पी लो, इस तरह तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मारिया ने आहिस्ता से थ्यूसोंग से पूछा कि ये किस किस्म की बातें कर रही हैं।
अगर तुम कहो तो मैं अभी इनकी तबीयत ठीक कर दूं। थ्यूसोंग ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मारिया? राजकुमार ने चौंक कर पूछा, ये तुम किस मारिया से बातें कर रहे हो? गुलाम पिंडारी ने राजकुमार की तरफ देखकर कहा, महाराज, बेचारे थ्यूसोंग का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसके दिमाग पर जंगल की आबो हवा का असर हो गया है, इसे मुआफ कर दें। अब तो थ्यूसोंग से ना रहा गया। उसने मारिया से कहा, मारिया, इनको बता दो कि मेरा दिमाग नहीं चल गया, अब इनके मिजाज जरा ठीक कर दो। मारिया बड़े आराम से आगे बढ़ी और सबसे पहले उसने गुलाम पिंडारी को अपना निशाना बनाया और उसके मुंह पर हल्की सी चपत लगाकर उसे पीछे को गिरा दिया। पिंडारी तो बौखला गया कि उसे किसने तमंचा मारा है। राजकुमार भी हैरान सा होकर बोला, पिंडारी, तुमको किसने गिरा दिया? अब मारिया राजकुमार की तरफ बढ़ी और उसको गर्दन से पकड़कर एक हल्का सा झटका दिया। राजकुमार का दिमाग हिल गया, आंखें बाहर निकल आईं, हाथ बांधकर बोला, देवी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। थ्यूसोंग, देवी से कहो मुझे माफ कर दे। थ्यूसोंग ने मारिया से कहा, मारिया, राजकुमार को माफ कर दे। मारिया ने राजकुमार की गर्दन छोड़ दी। राजकुमार अपनी गर्दन को सहला रहा था, उसका रंग उड़ गया था। पिंडारी भी दहशतजदा था। थ्यूसोंग ने कहा, अब तुम दोनों को यकीन आ गया होगा कि मेरा दिमाग बिल्कुल अपनी जगह पर है और उम्मीद है कि तुम लोगों का भी दिमाग ठीक हो गया होगा। राजकुमार और पिंडारी ने हाथ जोड़ दिए और अपने सर झुकाकर बोले, महाराज, आप महान हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आप अवतार हैं। थ्यूसोंग ने कहा, राजकुमार, मैं अब भी तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसको तुम देवी समझ रहे हो। वो मेरी दोस्त मारिया है, मगर वो तुम्हारी नजरों से गायब है। अब मैं तुम्हें एक बार फिर खुशखबरी सुनाता हूँ कि मक्कार और गद्दार राजा को एक ऐसी जगह कैद में डाल दिया गया है जहां से वो सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल सकेगा। रानी भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। जाओ, शाही महल में तख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजकुमार खुश हो गया। उसे यकीन था कि थ्यूसोंग झूठ नहीं कह रहा। उसने कहा, थ्यूसोंग, मैं तुम्हारा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम और मारिया मेरे साथ चलो, क्योंकि हो सकता है महामंत्री और सिपा सालार मेरी मुखालफत करें और मुझे नुकसान पहुंचाएं। वो जोगी राजा के खुशामदी थे और मुझे फिर से राजा बनते देखना गवारा नहीं करेंगे। थ्यूसोंग ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। उसी वक्त ये सब लोग शहर की तरफ चल पड़े। राजकुमार शाही महल में दाखिल हुआ तो दरबारी और महल के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। ये लोग राजकुमार के दोस्त थे और उसे पसंद करते थे, लेकिन सिपा सालार और मंत्री जल गए। जब उन्हें पता चला कि राजकुमार ने रानी और राजा को मार डाला है तो उन्होंने फैसला किया कि राजकुमार को भी जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। थ्यूसोंग और मारिया होशियार थे। थ्यूसोंग ने मारिया से कहा, तुम सिपा सालार की खबर लो, मैं मंत्री को संभालता हूँ। मारिया ने कहा, ऐसा ही होगा। उस रात सिपा सालार ने राजकुमार को मौत के घाट उतारने के लिए एक गुलाम को खंजर देकर राजकुमार की ख्वाबगाह की तरफ भेज दिया। मारिया राजकुमार के कमरे से निकल ही रही थी कि उसने एक इंसानी साए को राजकुमार की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ते देखा। मारिया लपक कर उसके पास आ गई। ये गुलाम चादर से मुंह सर लपेटे, खंजर छुपाए दबे पांव ख्वाबगाह की तरफ जा रहा था। मारिया ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ मारा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? गुलाम तो घबरा गया। उसने पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब वो डर गया कि जरूर ये कोई जिन भूत या चुड़ैल है। मारिया ने गुलाम की गर्दन पर जोर से हाथ मारा, वो नीचे गिर पड़ा। मारिया ने उसकी गर्दन पर पांव रखकर दबाया तो गुलाम की चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर सिपाही जो पहरे पर थे उस तरफ आ गए। मारिया ने बुलंद आवाज में कहा, मैं देवी दुर्गा हूं। यह आदमी राजकुमार को हलाक करने आया था, इसे सिपा सालार ने भेजा होगा। इसको पकड़कर कैद में डाल दो और खबरदार, अगर किसी ने राजकुमार की तरफ बुरी नजर से देखा तो मैं उसको जिंदा न छोड़ूंगी। सारे के सारे सिपाही और पहरेदार सजदे में गिर गए और बोले, देवी दुर्गा की जय हो, हम राजकुमार के वफादार हैं। गुलाम को फौरन जंजीरों में जकड़ दिया गया। मारिया भागकर सिपा सालार के महल में आ गई। वो बेचैनी से टहल रहा था। मारिया ने जाते ही पूछा, तुम किस लिए बेचैन हो? सिपा सालार ने चौंक कर इधर उधर देखा, यह आवाज कहाँ से आई है? वो हैरान था। मारिया ने कहा, तुम मुझे नहीं देख सकोगे, मैं दुर्गा देवी हूँ और तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे भेजे हुए गुलाम को सिपाहियों ने पकड़कर जंदान में डाल दिया है। कल उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी और अगर तुमने राजकुमार के खिलाफ अब कोई साजिश की तो मैं खुद आकर तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। बोलो, क्या तुम राजकुमार के खिलाफ कोई कदम उठाने की जुर्रत करोगे? सिपा सालार फौरन सजदे में गिर पड़ा और हाथ बांधकर बोला, देवी दुर्गा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा राजकुमार का वफादार रहूंगा। मारिया बोली, अगर तुम अपने वादे से जरा भी हटे तो मैं वहीं आकर तुम्हारी गर्दन उतार दूंगी। सिपा सालार ने बंधे हुए हाथ ऊपर उठा दिया और बोला, दुर्गा देवी, मेरी इतनी जुर्रत कहाँ कि तुम्हारे हुक्म के आगे सर उठाऊं। आज से राजकुमार मेरा बेटा है और वही राज करेगा। मारिया ने कहा, इस अहद को याद रखना। ये कहकर मारिया महल से निकल गई। दूसरी तरफ थ्यूसोंग ने भी मंत्री को ऐसा सबक सिखाया कि वो भी गिड़गिड़ाकर थ्यूसोंग से माफी मांगने लगा और उसने भी वादा किया कि वो राजकुमार का वफादार बनकर रहेगा। राजकुमार की ताजपोशी बड़ी धूमधाम से हुई। थ्यूसोंग और मारिया ने भी उस जश्न में हिस्सा लिया।
3 दिन तक जश्न की रौनक लगी रही। चौथे रोज थ्योसॉन्ग ने राजकुमार से इजाजत ली और मारिया को लेकर लक्षद्वीप की बंदरगाह पर आ गया। उसे नाग और अंबर केटी का भी फिक्र था। अभी तक उन्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ हैं और किस साल में हैं। बंदरगाह पर जाकर उन्होंने ये पता किया कि मुल्क श्रीलंका को कौन सा जहाज जाएगा, क्योंकि मारिया का ख्याल था कि हो सकता है नाग और अंबर केटी अभी तक श्रीलंका में ही हों। मारिया चाहती थी कि वो थ्योसॉन्ग को उठाकर ले जाए, मगर थ्योसॉन्ग बोला, हमें समुद्र में दूसरे मुसाफिरों के साथ सफर करना चाहिए। हो सकता है उन मुसाफिरों से ही हमें अंबरनाग केटी का कुछ सुराग मिल जाए। चुनाचे एक दिन थ्योसॉन्ग और मारिया बादबानी जहाज पर सवार होकर श्रीलंका की तरफ रवाना हो गए। श्रीलंका वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो दिन को चले थे और जहाज को शाम से पहले पहले श्रीलंका पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन लक्षद्वीप से निकलने के थोड़ी देर बाद ही समुद्र में जबरदस्त तूफान आ गया। ये इस कदर खौफनाक तूफान था कि जहाज समुद्र में चक्कर खाने लगा। आसमान काली स्याह घटाओं में छुप गया। हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि जहाज एक तिनके की तरह समुद्र में भटकने लगा। जहाज के मुसाफिरों में कोहराम मच गया था। लोग दीवारों, दरवाजों और बांस के डंडों से चिपके हुए थे। थ्योसॉन्ग भी एक मस्तूल के डंडे की रस्सी को मजबूती से पकड़े बैठा था। मारिया ये देखने के लिए बादलों में ऊपर उठ गई थी कि तूफान कितना शदीद है और आसमान पर बादल कहाँ तक छाए हुए हैं। मगर आंधी इतनी शदीद और तूफानी थी और घटाओं की वजह से इस कदर गहरा अंधेरा छा गया था कि मारिया को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि मारिया भी परेशान सी हो गई और वो बादलों के ऊपर तक पहुंच गई। मगर बादल ऊपर तक चले गए थे। तूफानी हवाओं के थपेड़े मारिया को इधर उधर उड़ाने लगे तो मारिया फौरन बादलों में से गुजरकर नीचे आने लगी। बादल गहरे और स्याह थे और बारिश से भरे हुए थे। मारिया उनमें से गुजरती नीचे उतरती जा रही थी, मगर बादल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। मारिया जैसे बादलों में गिरती चली जा रही थी। गिरते गिरते उसने महसूस किया कि उसका जिस्म जाहिर होना शुरू हो गया है। वो अपने जिस्म को महसूस कर सकती थी। उसने एक बार डरते डरते अपने बाजू पर हाथ फेरा तो वो कांप कर रह गई। उसका बाजू गायब नहीं था, मगर बादलों में इस कदर गहरा अंधेरा था कि मारिया को अपना जिस्म नजर नहीं आ रहा था। फिर एकदम से बादल खत्म हो गए और फिजा धुंधली धुंधली सी नजर आने लगी और मारिया धड़ाम से समुद्र में गिर पड़ी। समुद्र में गिरते ही मारिया ने अपने अंदर जो पहली तब्दीली महसूस की वो ये थी कि उसका जिस्म गायब नहीं था, वह जाहिर हो गई थी। इस पर मारिया को ज्यादा हैरानी न हुई, क्योंकि इससे पहले भी वो किसी न किसी वजह से जाहिर होती रही थी। हो सकता है इस बार भी उसके जिस्म की शुआओं पर बादलों में गर्दिश करते रहने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स का असर हो गया हो। ज्यादा परेशानी उसे इस बात की थी कि कहीं उसकी हमेशा जिंदा रहने वाली ताकत तो खत्म नहीं हो गई। इसका तजुर्बा उसने वहीं करने का फैसला कर लिया। मारिया ने समुद्र के अंदर ही अंदर समुद्र का पानी अपने फेफड़ों में खींच लिया कि अगर उसका जिस्म आम इंसानों की तरह होगा तो उसे बेचैनी महसूस होगी। मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि जो पानी उसने मुंह के जरिए अपने अंदर खींचा था वो फौरन ही नाक के जरिए बाहर आ गया। मारिया को महसूस हुआ कि समुद्र के अंदर पानी में रहने से भी उसे हल्की हल्की ऑक्सीजन मिल रही है। ये ऑक्सीजन पानी में काफी मिकदार में होती है और इसी की वजह से बाज मछलियां और पौधे समुद्र के अंदर नशोनुमा हासिल करती हैं। मछलियों के गलफड़ों में कुदरत ने ऐसी सलाहियत रखी होती है कि वो पानी में से ऑक्सीजन अलग करके मछली को सप्लाई करती हैं, जबकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मारिया पर यह राज खुला कि वो ऐसा कर सकती है। इसका मतलब ये था कि उसकी जिंदा रहने की ताकत अपनी जगह पर कायम है। ये अलग बात है कि उसका जिस्म जाहिर हो गया था और जाहिर होने के बाद एक औरत की तरह नाजुक भी था। मारिया ने समुद्र से बाहर सर निकालकर चारों तरफ देखा। उसे वो जहाज कहीं भी नजर नहीं आ रहा था जिसमें वो थ्योसॉन्ग के साथ सफर कर रही थी। उसे बेहद दुख हुआ कि थ्योसॉन्ग से मिलने के कुछ देर बाद ही वो उससे बिछड़ गई, लेकिन उसने सब्र शुक्र कर लिया, क्योंकि मिलना बिछड़ना तो जिंदगी में होता ही रहता था। मारिया ने अब समुद्र में तैरना शुरू कर दिया। तूफान जा चुका था। समुद्र की मौजें आम तरह से बहने लगी थीं, मगर आसमान पर अभी तक बादल छाए थे। ये बादल इतने स्याह नहीं थे कि सारी फिजा में अंधेरा छा जाता। मारिया को समुद्र की मौजें एक ही जगह ऊपर नीचे कर रही थीं, क्योंकि समुद्र के वस्त में मौजें इसी तरह हरकत करती हैं। सिर्फ किनारे से कोई 150 मील करीब आकर समुद्री मौजें साहिल की तरफ खींचना शुरू हो जाती हैं। मौजों की हलचल से मारिया ने अंदाजा लगा लिया कि वह समुद्र के दरमियान में है और किनारा वहां से काफी दूर है। मारिया ने तैरना शुरू कर दिया। तैरते तैरते दिन काफी गुजर गया। अचानक मारिया की नजर दूर एक जहाज के बादवानों पर पड़ी। ये जहाज समुद्र में मगरिब की तरफ सफर कर रहा था और थोड़ी देर बाद इसे मारिया के करीब से होकर गुजरना था। मारिया एक खास जाविये से समुद्र में तैरने लगी कि जब ये जहाज उसके नजदीक से गुजरे तो वो आवाज देकर जहाज के मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके। जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। हवा तेज होती तो जहाज की रफ्तार भी तेज हो जाती थी, मगर उस वक्त हवा ज्यादा तेजी से नहीं चल रही थी। चुनाचे जहाज जब मारिया से कुछ फासले पर से गुजरा तो शाम हो चुकी थी।
समुद्र में हल्का हल्का अंधेरा उतर आया था और जहाज के मस्तूल पर तेल की लालटेन रोशन हो गई थी। मारिया ने जोर जोर से आवाजें देनी शुरू कर दी। जहाज के अर्शे पर दो आदमी खड़े समुद्र की तरफ देख रहे थे। उन्होंने जो किसी औरत की आवाज सुनी तो गौर से अंधेरे में नजरें दौड़ाईं। उन्हें समुद्र में एक जगह इंसान हरकत करता और हाथ हिलाता दिखाई दिया। उन्होंने कप्तान को जाकर खबर की। अब हम आपको बताते हैं कि यह जहाज कैसा था। आज से 700 बरस पहले जनूबी अमेरिका के एक मुल्क ब्राजील में स्पेन और यूरोप के दूसरे मुल्कों से आए हुए ईसाइयों ने जमीनों पर नई नई काश्तकारी शुरू की थी और गन्ने की फसल से बेपनाह दौलत कमा रहे थे। उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। उस जमाने में गुलामों की खरीदो फरोख्त का आम रिवाज था। चुनाचे ब्राजील के अमीर जमींदारों ने बहरी डाकुओं से राब्ता कायम किया और उन्हें भारी लालच दिया कि अगर वो अफ्रीका से हबशी गुलाम खरीद कर ले आएं तो उन्हें एक गुलाम के एवज सोने का एक सिक्का दिया जाएगा। बहरी डाकुओं ने यह किया कि मगरबी अफ्रीका की किसी बंदरगाह के साथ साथ जंगल की बस्तियों में घुसकर हबशी औरतों और मर्दों को पकड़कर रस्सियों से बांधकर जहाज पर लाती और फिर ब्राजील की बंदरगाह अलेग्री पर उन्हें ब्राजील जिमीदारों के हाथ फरोख्त कर देते। उन हबशी गुलामों को गन्ने के खेतों में काम पर लगा दिया जाता और हबशी औरतों को घरों में नौकरानियां बना दिया जाता। ये ज्यादातर मुसलमान होते थे। ब्राजील के जागीरदार उन पर बेपनाह जुल्म करते। रात को उन्हें जंजीरों में बांधकर जानवरों के साथ तवेलों में रखा जाता। उन्हें खाने के लिए दिन में सिर्फ एक बार गंदा मंदा शोरबा और सूखी रोटी दी जाती। उनमें से अगर कोई बीमार हो जाता तो उसे मरने के लिए खेतों में या कूड़े करकट के ढेर पर फेंक दिया जाता और उसकी जगह दूसरा गुलाम लाकर काम पर लगा दिया जाता। जिस जहाज को मारिया ने दूर से देखकर आवाज दी थी उस जहाज में भी अफ्रीका के हबशी गुलामों और औरतों को अगवा करके ब्राजील ले जाया जा रहा था। जहाज के अर्शे पर उस गुलाम फरोश जहाज का जालिम कप्तान अपने साथियों के साथ मौजूद था। कप्तान ने हुक्म दिया कि समुद्र में जो शख्स डूब रहा है उसे बचाकर जहाज पर लाया जाए। कप्तान उसे कोई मर्द समझा था, मगर जब उसने देखा कि ये खूबसूरत नौजवान औरत है जिसका न सिर्फ रंग गोरा चिट्टा है बल्कि बाल भी सुनहरी हैं और आंखें भी नीली हैं, तो खुशी से उसकी बातें खिल गईं। वह उस औरत यानी मारिया को किसी अमीर जागीरदार के पास बेचकर सोने के कम से कम 100 सिक्के हासिल कर सकता था। उसने मारिया के साथ बड़ा खुश इखलाकी का सलूक किया। उसे नए कपड़े पहनने को दिए, गरम गरम शोरबा पिलाया और फिर उससे पूछा कि वो कौन है और समुद्र में कैसे गिर पड़ी। मारिया ने यूं ही कह दिया कि वो एक जहाज में सफर कर रही थी जो तूफान में डूब गया और उसने समुद्र में छलांग लगा दी थी। मारिया को अगरचे जहाज के कप्तान ने अच्छी तरह रखा था, मगर वो देख रही थी कि जहाज के कैबिन और नीचे के हिस्से में सियाफाम हबशी मर्द और औरतें जानवरों की तरह जंजीरों से बंधे हुए हैं। मारिया खामोश रही मगर चौकन्नी हो गई। बादबानी जहाज खुले समुद्र में सफर कर रहा था। उसे समुद्र में सफर करते 11 दिन गुजर गए थे, मगर अभी तक जमीन नजर नहीं आई थी। कैप्टन मारिया की बड़ी देखभाल करता था। उसे एक कैबिन में रखा गया था और एक हबशी नौकरानी उसकी खिदमत पर लगा दी थी। कैप्टन चाहता था कि मारिया की सेहत अच्छी रहे ताकि उसकी ज्यादा कीमत मिल सके। हबशी नौकरानी पहले तो मारिया से कोई बात ही नहीं करती थी। उसके लिए खाने का सामान लेकर आती और चली जाती। मारिया उसे बुलाती तो वो सहमी हुई नजरों से इधर उधर तकती और जल्दी से वापस चली जाती। आखिर एक रोज मारिया ने उसे जबरदस्ती अपने पास बिठा लिया। उसे अनानास और अंगूर खाने को दिए। हबशी औरत बहुत कमजोर सी थी। मालूम होता था कि उसे बहुत कम खाने को दिया जाता है। उसने मारिया के मजबूर करने पर थोड़ा सा फल खाया और फिर भाग गई। दूसरे रोज भी मारिया ने उसे फल खाने को दिया। 3-4 रोज गुजरने के बाद हबशी औरत मारिया से थोड़ी बहुत बात करने लगी। उसने आंखों में आंसू भरकर बताया कि उसका नाम योल्ची है और उसे उसके खावंद हारिस के साथ गांव से पकड़कर ब्राजील ले जाया जा रहा है, जहां उन दोनों को बेच दिया जाएगा। अब मारिया पर यह भेद खुला कि यह बुर्दा फरोशों का जहाज है और इस पर अफ्रीका के साहली इलाकों से पकड़े हुए हबशी मर्द औरतों को लादकर ब्राजील फरोख्त करने के लिए ले जाया जा रहा है। मारिया ने योल्ची से पूछा कि उसके खावंद का नाम मुसलमानों जैसा है, क्या वो मुसलमान है? योल्ची ने कहा, हाँ, हम में से अक्सर मुसलमान हैं। मैं भी मुसलमान हूँ और मेरा खावंद भी मुसलमान है, लेकिन ये लोग हमें नमाज भी नहीं पढ़ने देते। मुझे कप्तान ने अपनी खिदमत के लिए रख लिया है, इस वास्ते थोड़ा बहुत बचा हुआ खाने को मिल जाता है, मगर मेरा खावंद दूसरे मुसलमान गुलामों के साथ नीचे हॉल कमरे में जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। उसे खाने को दिन में सिवाय शोरबे और बासी रोटी के और कुछ नहीं मिलता। मारिया को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि इन अमन पसंद मुसलमान हबशियों पर इस कदर जुल्म किया जा रहा है और उन्हें जानवरों की तरह पकड़कर दूसरे मुल्क फरोख्त करने के लिए ले जाया जा रहा है। मगर उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह उन लोगों की ज्यादा मदद कर सकती। फिर भी उसने फैसला कर लिया कि उनकी जितनी मदद हो सकी वह जरूर करेगी। योल्ची ने मारिया से कहा, तुम भी इनकी गुलाम हो, कनीज हो। तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा सलूक किया जा रहा है ताकि जिस वक्त तुम्हें फरोख्त किया जाए तो तुम्हारी अच्छी सेहत हो और तुम्हारे ज्यादा दाम मिल सके। मारिया का दिल जैसे बैठ गया। अब उस पर यह राज खुला कि उसकी इतनी खिदमत क्यों की जा रही थी। वो गायब भी नहीं हो सकती थी।
ये ठीक है कि वो मर नहीं सकती थी, मगर मुसीबत में जरूर फंस सकती थी। उसे नागंबर केटी और थ्यूसोंग का ख्याल आने लगा। उनमें से अगर कोई भी उस वक्त उसके पास होता तो उसको मुसीबत से निजात दिला सकता था, मगर वो अकेली थी। जहाज 20 रोज तक बहरे ओकियानूस के तूफानी पानियों में सफर करने के बाद ब्राजील के मशरकी साहिल की बंदरगाह अलेग्री पहुंच गया। हबशी स्याफा मुसलमान गुलामों और औरतों को हंटर मार मारकर जहाज से नीचे उतारा गया। उनके पांव में जंजीरें पड़ी थीं और उनका बुरा हाल हो रहा था। रास्ते में कितने ही गुलाम मर गए थे और उनको समुद्र में फेंक दिया गया था। मारिया को कप्तान अपने साथ नीचे ले गया। फिर उसे भी दूसरे गुलामों की तरह एक तख्त पर खड़ा कर दिया गया। अब उसकी बोली लगनी शुरू हो गई। मारिया की हिफाजत के लिए कप्तान के 4 सिपाही तलवारें लिए उसके पीछे खड़े थे। दूसरे गुलाम गाजर मूली की तरह एक एक सिक्के के इवज देखते देखते फरोख्त कर दिए गए। मारिया चूंकि नौजवान और बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसकी बोली पड़ने लगी। कप्तान बड़ा खुश था। वो मारिया की तरफ इशारा करके बार बार कहता, देखो, इसके बाल सुनहरी हैं, इसकी आंखें नीली हैं, इसका रंग गोरा है, ये नौजवान है। ऐसी लौंडी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अमीर लोग जो जहाज की आमद का सुनकर पहले ही वहां जमा हो गए थे, बढ़ चढ़कर बोली दे रहे थे। आखिर एक काने जागीरदार ने सोने के 200 सिक्कों के इवज मारिया को खरीद लिया। मारिया बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। जिस काने जागीरदार ने उसे खरीदा उसका पेट बाहर को निकला हुआ था, एक आंख कानी थी, सर से गंजा था और उम्र में मारिया के बाप से भी बड़ा था। उसके 2 दांत बाहर को निकले हुए थे। मारिया को सख्त नफरत और कराहत महसूस हुई, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस जागीरदार का नाम रोडी था। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि मारिया को पालकी में डालकर हवेली में पहुंचा दिया जाए। ये हवेली बंदरगाह से दूर साहले समुद्र के जंगल में बनी हुई थी। हवेली की चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवार थी। सिर्फ एक गेट था जिस पर ब्राजीली हट्टे कट्टे सिपाही तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। मारिया को हवेली के अंदर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। यहाँ बूढ़ी औरतों ने उसे नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए और उम्दा खाना खिलाया। मारिया खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। वो अपने दिल में यहाँ से फरार होने का मंसूबा तैयार कर रही थी। शाम तक मारिया ने एक सजे सजाए कमरे के पलंग पर आराम किया। इसके बाद उसका मालिक काना जागीरदार रोडी आ गया। उसने कीमती लिबास पहन रखा था और रीछ की तरह चला आ रहा था। मारिया उसे देखते ही सिमट कर बैठ गई। काने जागीरदार ने मारिया के करीब बैठते हुए कहा, अब तुम मेरी बीवी हो, मगर इस हवेली में बीवी बनकर नहीं बल्कि कनीज बनकर होगी। सिर्फ आज की रात तुम्हें यह कमरा दिया गया है। कल से तुम हवेली की ऊपर वाली मंजिल की एक कोठरी में रहा करोगी। मारिया ने काने की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे नफरत है। अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की तो मैं अपना सांस रोककर खुदकुशी कर लूंगी। काने जागीरदार ने चिल्लाकर गुलामों को बुला लिया। 2 ब्राजीली हट्टे कट्टे गुलाम हाथों में नेज़े लिए अंदर आ गए। काने जागीरदार ने हुक्म दिया, इस गुस्ताख औरत को बाग वाली कोठी में ले जाकर बंद कर दो। इसके साथ वही सलूक करो जो हम ऐसी औरतों के साथ किया करते हैं। जब इसका दिमाग ठीक हो जाएगा तो इसे मेरे पास ले आना। ब्राजीली गुलामों ने उसी वक्त मारिया को बाजुओं से पकड़ा और उसे घसीटते हुए हवेली के बाग के कोने वाली एक तंगोतारी कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर ताला लगा दिया। मारिया को दिन में सिर्फ एक बार खाना और पानी का एक कटोरा पीने को मिलता। मारिया को खाने पीने की जरूरत नहीं थी। उसे ये इत्मीनान हो गया था कि वो काने जागीरदार की बीवी बनने से बच गई है और कोठरी में रहकर फरार होने की कोई तरकीब सोच सकती है। लेकिन वहां से फरार होना तकरीबन नामुमकिन था। एक तो कोठरी में कोई रोशनदान या खिड़की नहीं थी, दूसरा उसका एक ही दरवाजा था जिस पर ताला लगा रहता। बाहर ब्राजीली पहरेदार हर वक्त पहरा देते थे। दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि थ्यूसोंग ने जब देखा कि बादलों के ऊपर मारिया गई और फिर वापस नहीं आई तो वो परेशान हो गया। तूफान अभी तक जारी था। जहाज का आधा हिस्सा समुद्र में गर्क हो गया था और बाकी का आधा हिस्सा भी डूब रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। किसी को किसी की खबर नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में था। कई मुसाफिर समुद्र में कूदकर मर गए। आखिर जहाज का दूसरा हिस्सा भी गर्क हो गया। थ्यूसोंग के हाथ लकड़ी का एक तख्ता आ गया। वो उस पर चढ़कर बैठ गया। समुद्री मौजों ने बहुत जल्द थ्यूसोंग को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। जब तूफान थमा, बादल छटे और अंधेरा गायब हुआ तो थ्यूसोंग ने देखा कि वो खुले समुद्र में छोटे से तख्ते पर तैर रहा है। दूर दूर तक सिवाय समुद्र की मौजों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थ्यूसोंग को मारिया की बहुत फिक्र लगी थी कि खुदा जाने वो ऊपर ही ऊपर आसमान में कहाँ गायब हो गई है। वो बार बार आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखता कि शायद किसी तरफ से मारिया आ जाए। इसी तरह समुद्र में बेयारो मददगार सफर करते सारा दिन गुजर गया। रात आ गई। समुद्र पर अंधेरा छा गया। लहरों की आवाज दहशतनाक महसूस होने लगी। थ्यूसोंग तख्ते पर चुपचाप बैठा रहा। रात भी गुजर गई। सुबह हुई तो सूरज की चमकीली रोशनी में थ्यूसोंग ने दूर एक जहाज के बादवान देखे। ये जहाज समुद्र में बहा चला जा रहा था। थ्यूसोंग ने गौर से देखा तो इसका रुख मगरिब की तरफ था। थ्यूसोंग ने हाथों को चप्पू बनाकर तख्ते को जहाज की तरफ ले जाने की कोशिश शुरू कर दी।
थोड़ी देर बाद थ्यूसोंग जहाज के करीब पहुंच गया। जहाज के अर्शे पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जहाज के बादबानों में हवा भरी हुई थी, मगर थ्यूसोंग ने महसूस किया कि जहाज दाएं बाएं डोलते आगे बढ़ रहा था। हालांकि बादबानी जहाज को समुद्र में कंट्रोल करके चलाया जाता है और वह दाएं बाएं इतना ज्यादा नहीं डोला करता। थ्यूसोंग को यूं महसूस होने लगा जैसे इस जहाज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। फिर ये कैसे हो सकता था? थ्यूसोंग अपने तख्ते को जहाज के पैंदे के साथ उस जगह ले आया जहां जहाज के अर्शे के जंगले पर से एक रस्सा नीचे लटक रहा था। तख्ते को चलते जहाज के साथ लगाना बहुत मुश्किल काम था। जहाज की दीवार के साथ साथ पीछे को पानी का बहाव बहुत तेज था। बार बार कोशिश के बावजूद थ्यूसोंग तख्ते को जहाज के साथ ना लगा सका। आखिर उसने तख्ते पर से समुद्र में छलांग लगा दी और तैरता हुआ जहाज के जंगले से लटके हुए रस्से तक पहुंच गया। उसने रस्से को अपने काबू में कर लिया और तेजी से जहाज के ऊपर चढ़ आया। दिन की रोशनी खूब निकली हुई थी। अर्शे पर ना आदम था, ना कोई आदमजात था। जहाज डोलता डोलता चला जा रहा था। थ्यूसोंग ने सारे अर्शे पर घूम फिर कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। वो बड़ा हैरान हुआ कि अगर ये मुसाफिर बरदार जहाज नहीं है तो इस जहाज का अमला कहाँ चला गया। अगर मुसाफिर नहीं है तो जहाज के मल्लाहों को तो होना चाहिए, वो कहाँ गायब हो गई हैं। थ्यूसोंग जहाज के नीचे दूसरी मंजिल में आया तो यहाँ उसे सख्त बू आई। क्या देखता है कि जहाज की राहदारी और नीम रोशन कैबिनों में जहाज के अमले की गली सड़ी लाशें पड़ी हैं। वो जहाज के बड़े कैबिन में गया। यहाँ जहाज के कप्तान की लाशें पड़ी थीं। मेज पर कप्तान की लॉग बुक खुली पड़ी थी। थ्यूसोंग ने कप्तान के लिखे हुए आखिरी अल्फाज पढ़े। कप्तान ने लिखा था कि आज जहाज पर बीमारी फैले 7वां रोज है। मेरे अमले के सारे मल्लाह मर चुके हैं और मैं मर रहा हूँ। मैंने इस वबा का बहुत इलाज तलाश करने की कोशिश की है मगर कामयाब नहीं हुआ। ऐसा होता है कि रात को अर्शे पर किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है, फिर सुबह को कोई ना कोई मल्लाह मर जाता है। आज रात मैं अकेला था। मैंने ऊपर अर्शे पर किसी के कदमों की चाप सुनी है और बैठा लॉग बुक लिख रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद ये तहरीर लोग पढ़ लें। मुझ पर सख्त नकाहत तारी हो रही है। जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही है। अभी सुबह नहीं हुई लेकिन मुझे यकीन है कि सुबह होने तक मैं मर चुका हूँगा। इसके आगे लॉग बुक का सफ़ा खाली था। थ्यूसोंग ने लॉग बुक को पीछे से पढ़ा। यह जहाज शुमाली अफ्रीका की किसी बंदरगाह से माल लेकर चला था और मालागासी जा रहा था जिसका नाम मडगास्कर भी है। थ्यूसोंग ने लॉग बुक बंद कर दिया और कैबिन में से निकलकर जहाज के अर्शे पर आ गया। क्योंकि नीचे सख्त बू की वजह से वो ज्यादा देर ठहर नहीं सकता था। कदमों की चाप का एक पुरस्कार मुअम्मा था जो थ्यूसोंग की समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके कदमों की चाप रात को सुनाई देती है कि फिर सुबह को एक मल्लाह मर जाता है। अब वो जहाज पर चढ़ आया था, वापिस समुद्र में छलांग नहीं लगा सकता था। वो सोचने लगा कि क्या अब भी रात को वो पुरस्कार चाप सुनाई देगी कि नहीं, क्योंकि जहाज के अमले को मरे कई रोज हो गए थे। थ्यूसोंग ने एक बार फिर जहाज की दूसरी मंजिल में जाकर तलाशी ली। जहाज में गरम मसाले की बोरियां भरी हुई थीं। सबसे निचली मंजिल में जैतून के तेल के बड़े बड़े मटके ही मटके नजर आ रहे थे। वो ऊपर आ गया क्योंकि यहाँ भी भू की वजह से दम घुट रहा था। अगरचे थ्यूसोंग का दम नहीं घुट सकता था लेकिन तेज भू उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कप्तान के कैबिन से कंपस उठा लाया था। अर्शे पर धूप में आकर उसने कंपस को तख्ते पर रखकर देखा। जहाज का रुख शुमाल मगरिब की तरफ था। इसका मतलब था कि अगर जहाज शुमाली अफ्रीका की किसी बंदरगाह से चला है तो शुमाल मगरिब की तरफ वो किसी नए बर-ए-आज़म की तरफ जा रहा है। इस बर-ए-आज़म के बारे में थ्यूसोंग का पूरा इल्म था। ये वो बर-ए-आज़म था जो बाद में शुमाली अफ्रीका और जनूबी अमेरिका बना और जहां थ्यूसोंग ने अंबरनाक केटी और मारिया के साथ तीसरी एटमी जंग की तबाही अपनी आंखों से देखी थी, जब सारी दुनिया तबाह हो गई थी। वो तो उस वक्त दुनिया पर गुजर चुके वाकयात के अक्स में आ गया था, जहां वही वाकयात एक बार फिर दोहराए जा रहे थे। जो कुछ एक बार हो चुका था दूसरी बार फिर हो रहा था। वही दुनिया थी, वो जमीन, वही समुंदर, वही सितारे थे और तारीख एक बार फिर अपने आप को पूरे वाकयात और हादसात के साथ दोहरा रही थी। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई किसी फिल्म को दोबारा चलते हुए देखे और उसमें खुद भी शामिल हो जाए। अगर ये जहाज नए बर-ए-आज़म की तरफ जा रहा था तो इसका मतलब था कि वो या तो शुमाली अफ्रीका में या शुमाली ब्राजील के किसी साहिल पर जा पहुंचेगा। थ्यूसोंग ने जहाज के सामने वाले हिस्से में खड़े होकर दूर देखा। उसे सिवाय समुद्र की उभरती हुई मौजों के और कुछ नजर न आया। ये बहरे ओकियानूस था जो एक बहुत वसी समुद्र था। जब शाम हो गई तो थ्यूसोंग को पुरस्कार कदमों की चाप का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि अपने कद को छोटा करके किसी जगह अर्शे पर छुप जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आधी रात को किसके कदमों की चाप आती है। रात का अंधेरा समुद्र में चारों तरफ फैल गया। हर तरफ तारीकी छा गई। थ्यूसोंग ने अपने जिस्म के साथ उंगली लगाई। वो अपने अंगूठे के बराबर छोटा हो गया। वो अर्शे के कोने में जहां मोटे मोटे रसों का ढेर पड़ा था छुपकर बैठ गया। रात गहरी से गहरी होती चली गई।
एक अजीब सी वहशत अंगेज खामोशी छा गई। उस खामोशी में लहरों के जहाज से टकराने की हल्की हल्की आवाज मुसलसल आ रही थी। ये आवाज भी समुद्र की खामोशी का एक हिस्सा बन गई थी। रात गुजरती चली गई। थ्यूसोंग खामोशी पर कान लगाए रस्सों के दरमियान चुपचाप बैठा था। वो जहाज के अर्शे को तक रहा था जो सितारों की फीकी फीकी रोशनी में बिल्कुल वीरान था। रात ना जाने कितनी गुजर चुकी होगी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। थ्यूसोंग के कान खड़े हो गए। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता अर्शे के तख्तों पर चल रहा हो। आवाज जहाज के सामने वाले रुख से उसकी तरफ आ रही थी जहां थ्यूसोंग रस्सों के ढेर में छुपा हुआ था। वहां करीब ही जहाज की चरखी लगी थी जिसे थ्यूसोंग ने सिमत को दुरुस्त करने के लिए रस्सी से बांध दिया था। ये कदमों की चाप थी जो थ्यूसोंग की तरफ आ रही थी। थ्यूसोंग ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। उसे अर्शे पर कोई इंसान चलता दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके कदमों की आवाज बराबर आ रही थी। ये आवाज भारी भरकम जूतों की थी जो अर्शे के लकड़ी के तख्ते से लगकर आवाज पैदा कर रहे थे। थ्यूसोंग के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। खुदा जाने ये कौन सी बला है जो उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। थ्यूसोंग ने ऐसे मौकों पर कभी हौसला नहीं हारा था, चुनाचे अब भी वो अपने होशो हवास को काबू में रखे हुए था। कदमों की चाप उसके करीब आकर रुक गई। फिर किसी ने अनदेखे हाथों से चरखी की रस्सी खोल दी। थ्यूसोंग ने सितारों की धुंधली रोशनी में देखा कि चरखी की रस्सी अपने आप अलग होकर अर्शे पर गिर पड़ी और जैसे किसी ने उसे आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ घुमाना शुरू कर दिया। थ्यूसोंग को इस बात की खुशी थी कि कदमों की चाप का उसके अपने जिस्म पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा था और वो अपने होशो हवास में था। उसने महसूस किया कि जहाज का रुख चरखी घुमाने से जरा सा बाएं जानिब को हो गया है। फिर चरखी एक जगह रुक गई और उन्हीं अनदेखे हाथों ने चरखी को रस्सी से बांध दिया। रस्सी अपने आप फर्श पर से उठकर चरखी पर गई और उसके गिर्द लिपटने लगी। अब एक बार फिर भारी कदमों की पुरस्कार चाप उसके करीब से गुजरकर जहाज के सामने वाले रुख की तरफ चली गई। जहाज के अर्शे के ऐन दरमियान में वो जीना था जो जहाज की निचली मंजिल को जाता था। अब उसने ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई जीना उतर रहा हो। थ्यूसोंग रस्से के ढेर से निकलकर अर्शे के जीने की तरफ बढ़ा। जीने के करीब पहुंचकर वो रुक गया और कान लगा दिए। कदमों की चाप जीने में नीचे उतरती जा रही थी। फिर आवाज बंद हो गई। पुरस्कार शख्स जहाज की दूसरी मंजिल में जा चुका था। थ्यूसोंग जीने की चौखट में आकर कोने से लग गया और नीचे झांक कर देखा। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। वह सोचने लगा कि ये कोई आसेब है या भूत है या किसी की बदरू है क्या। आखिर वो इस जहाज पर हर रात बाकायदगी से क्यों आती है और इसकी आवाज पर मल्लाह क्यों मर जाती हैं, जबकि थ्यूसोंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह मामला थ्यूसोंग की समझ में नहीं आ रहा था। कोई 1 मिनट तक वो जीने की चौखट से लगा रहा। फिर उसे कदमों की चाप ऊपर आती सुनाई दी। थ्यूसोंग भागकर एक बार फिर रस्सों के ढेर में कूदकर छुप गया। वह रस्सों के अंदर से बाहर देख रहा था। कोई इंसान अर्शे पर नहीं था, लेकिन कदमों की चाप बराबर सुनाई दे रही थी। अब यूं महसूस हुआ जैसे ये गैबी पुरस्कार इंसान अर्शे पर बेचैनी से टहल रहा है। कभी उसके कदमों की रफ्तार तेज और कभी एकदम से हल्की हो जाती, फिर कभी रुक जाती, जैसे पुरस्कार गैबी शख्स रुककर समुद्र की तरफ देख रहा हो या किसी का इंतजार कर रहा हो। थ्यूसोंग अभी यह सोच ही रहा था कि उसे आसमान पर किसी बड़े परिंदे के परों की फिड़फिड़ाहट सुनाई दी। ये फिड़फिड़ाहट जहाज के अर्शे पर आकर रुक गई। अब उसे 2 आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज गहरी और स्पार्ट थी। एक आवाज ने कहा, अब हमारा यहाँ रहना बेकार है, हमने जहाज के हमले से बदला ले लिया है। दूसरी आवाज ने कहा, क्या सबके सब लोग मर गए हैं? पहली आवाज ने कहा, हाँ, नीचे उन सब की लाशें पड़ी हैं। दूसरी आवाज, तो फिर इस जहाज को समुद्री चट्टानों वाले जजीरे की तरफ धकेल दो ताकि चट्टानों से टकराकर पास पास हो जाए। हमारा इंतकाम इसके बाद पूरा हो जाएगा। पहली आवाज ने कहा, मैं इसे चट्टानी जजीरे की तरफ धकेलने लगा हूं, इसके साथ ही मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा और हम वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे। फौरन ही जहाज को ऐसे धचका लगा जैसे किसी ने समुद्र में उसे जोर से टक्कर मारी हो। थ्यूसोंग रस्सों के अंदर गिर पड़ा। वो उठा तो देखा कि जहाज तूफानी रफ्तार के साथ एक तरफ बाहर चला जा रहा था। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि जहाज के बादबान भी उसे नहीं रोक सके थे। थ्यूसोंग ने रस्सों में से निकलकर दूसरी तरफ जंगले के पास जाकर देखा। जहाज किसी तेज रफ्तार रेलगाड़ी की तरह समुद्र में उड़ा चला जा रहा था। थ्यूसोंग ने रस्सों को मजबूती से पकड़ लिया। अब जो उसने सर बाहर निकालकर देखा तो सामने एक जजीरे की ऊंची ऊंची मखरूती चट्टानें जहाज की तरफ बढ़ती चली आ रही थीं। जहाज जजीरे की उन साली चट्टानों से टकराने वाला था। थ्यूसोंग जानता था कि ऐसे भी इंसान जहाज को धक्का देकर जा चुके होंगे, फिर भी वो बाहर निकलकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। जहाज देखते देखते जजीरे के साहिल पर चढ़ गया और उसका निचला हिस्सा एक चट्टान से जाकर टकरा गया। धमाका हुआ और जहाज के 2 टुकड़े हो गए।
त्सोंग उछलकर साहिल की रेत पर जा गिरा। उसने उठते ही चारों तरफ देखा। हर तरफ भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जजीरे पर जैसे मौत की खामोशी का राज था। हर तरफ नोकीली चट्टानें उभरी हुई थीं। उनके पीछे दरख्तों के झुंडों की 2 कितारें अंधेरे में नजर आ रही थीं। बादबानी जहाज का आधा पिछला हिस्सा समुद्र में डूब चुका था। उसका अगला आधा हिस्सा साहिल पर चढ़ाया था और एक तरफ को झुक गया था। त्सोंग के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई थी, मगर वह इसके मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने चट्टानों में घूम फिर कर देखा। वहां सिवाय उन बदशक्ल डरावनी चट्टानों और जमीन पर बिखरे हुए पत्थरों के और कुछ नहीं था। दूर दरख्तों की कितारें जरूर थीं, मगर त्सोंग ने सोचा कि दिन की रोशनी में वो उस तरफ जाकर जायजा लेगा। चुनाचे वो चट्टानों से निकलकर साहिली समुद्र पर आ गया और जहाज के टूटे फूटे हिस्से के करीब ही एक जगह चट्टान पर चढ़कर बैठ गया। ये जजीरा उसे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता था। उसके सामने एक जानिब तारीक समुद्र फैला हुआ था। पुरस्कार गैबी इंसानों का मुअम्मा अब तक उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे इस मुअम्मे को हल करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मुअम्मे ने खुद उसे एक मुअम्मा बनाकर जजीरे पर फेंक दिया था। त्सोंग सोचने लगा कि रात गुजर जाए तो वो यहाँ से जहाज के किसी टूटे फूटे तख्ते पर बैठकर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वीरान जजीरे पर वो कब तक रह सकता था। खुदा खुदा करके रात गुजरी और मशरिक में सूरज निकला। चारों तरफ दिन की रोशनी फैली तो त्सोंग चट्टान पर से उतरकर उस तरफ आया जहां जहाज का टूटा फूटा अगला हिस्सा साहिल पर चढ़ आया था। त्सोंग किसी मजबूत और सही सालम लकड़ी के टुकड़े की तलाश में जहाज के करीब आया तो उसे जहाज के पैंदे पर बिल्कुल सामने से रोशनी सी निकलती नजर आई। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। वो करीब गया तो देखा कि जहाज के पैंदे पर अगले हिस्से में काले रंग का एक नाशपाती के साइज का मोती जुड़ा हुआ है। उसे ताज्जुब हुआ कि यहाँ इतना बड़ा स्याह मोती किसने लगा दिया और यहाँ मोती लगाने का मकसद क्या हो सकता है। त्सोंग ने मोती को हाथ से छुआ तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे मोती आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा हो। उसने हाथ पीछे कर लिया। दूसरी बार हाथ लगाया तो उसे फिर वो हल्की हल्की इंसानी दिल की धड़कन सुनाई दी। अब एक हैरत अंगेज बात हुई जिसने त्सोंग को चौंका दिया। उसे अजीब इत्तेफाक से नाक की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। त्सोंग तो एकदम से होशियार हो गया। नाक की खुशबू कहाँ से आ रही है? उसने अपना मुंह जहाज के पैंदे के करीब किया तो वो देखकर दंग होकर रह गया कि नाक की खुशबू स्याह बड़े मोती में से आ रही है। उसने नाक स्याह मोती के साथ लगा दी। हाँ, वो खुशी से उछल पड़ा। नाक की खुशबू इसी काले मोती में से आ रही थी। ये क्या राज है? क्या ये नाक का मोती है? क्या ये मोती नाक के पास था जिसकी वजह से इसमें उसकी खुशबू रच बस गई है? उसे क्या मालूम कि यह नाग का मोती नहीं बल्कि खुद नाग था जिसे मंगला देवी ने मोती की शक्ल में तब्दील कर दिया था। नाग ने भी त्सोंग को देख लिया था और वो उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था और खुश हो रहा था कि चलो त्सोंग से उसकी मुलाकात तो हो गई। मगर नाग सिर्फ सुन सकता था, देख सकता था, महसूस कर सकता था। वो खुद बोल नहीं सकता था क्योंकि लफ्ज अदा नहीं कर सकता था। नाग की ख्वाहिश थी कि त्सोंग उसे जहाज के पैंदे से उखाड़कर अपने पास रख ले। त्सोंग ने भी ऐसा ही किया। चूंकि उसे स्याह मोती में से नाग की खुशबू आ रही थी इसलिए उसने उसे पैंदे की लकड़ी में से उखाड़ लिया। अब उसने गौर से काले मोती को देखा, उसे सूंघा। मोती के अंदर से नाग की खुशबू बाकायदा आ रही थी। उसने बेख्तियार कहा, नाग, कहीं तुम इसके अंदर तो नहीं हो? नाग ने दिल में कहा, हाँ त्सोंग, मैं नाग हूं। मैं इसके अंदर नहीं हूं बल्कि मैं खुद मोती बन गया हूं। मगर नाग की आवाज त्सोंग नहीं सुन सकता था। त्सोंग ने नाग के स्याह मोती को अपनी जेब में रख लिया और लकड़ी का कोई बड़ा सा तख्ता तलाश करने लगा जिस पर बैठकर वो समुद्र में सफर कर सके। जहाज चट्टानों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसका कोई भी हिस्सा सलामत नहीं था। चट्टानों के दरमियान साहिल पर लकड़ी के बेशुमार छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे। त्सोंग ने यही सोचा कि वो किसी तरीके से जहाज के अगले हिस्से को तोड़कर उसका एक तख्ता बनाए। मगर सवाल पैदा होता था कि वो जहाज के पैंदे को काटे कैसे? उसके पास कोई आरी या तेशा तो था नहीं। नाउमीद सा होकर वो उन दरख्तों की तरफ चल पड़ा जिनकी कितारें उसे रात को दूर नजर आई थीं। ये दरख्त काफी घने लगते थे और स्याह बादलों की तरह जजीरे के एक हिस्से पर जंगल के ऊपर फैले हुए थे। नाग का स्याह मोती उसकी जेब में था और वह बड़े गौर से एक एक चीज को देखता दरख्तों की तरफ बढ़ रहा था। चट्टानें खत्म हुई तो दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। दरख्त साथ साथ उगे हुए थे, ऊपर जाकर आपस में घुल मिल गए थे जिसकी वजह से एक छत पड़ गई थी। साए में हल्का हल्का अंधेरा और खुनकी थी। समुद्र की तरफ से हवा चल रही थी। दरख्तों के नीचे छोटे छोटे बेशुमार पत्थर बिखरे पड़े थे। कहीं कहीं जंगली चूंटियों ने मखरूती घर बना रखे थे। एक जगह चट्टान के पीछे गहराई में गर्म पानी का चश्मा बह रहा था, उसमें से भाप उठ रही थी। त्सोंग चश्मे पर आ गया, उसमें हाथ डाला। पानी गर्म था मगर काबिले बर्दाश्त था। त्सोंग ने हाथ मुंह धोए, फिर ऊपर चट्टान के पहलू में आकर बैठ गया और जेब में से मोती को निकालकर बार बार सूंघने लगा। काला मोती नाशपाती के बराबर था और उसमें से नाक की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी।
त्सोंग ने मोती को दोबारा जेब में रख लिया और सोचने लगा कि इस जजीरे से कैसे निकला जा सकता है। उसकी समझ में एक ही तरकीब आ रही थी कि दरख्तों की शाखों को तोड़कर उन्हें आपस में जोड़कर शाखों ही से बांधे और समुद्र में डालकर अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े। कहीं न कहीं तो पहुंच ही जाएगा। त्सोंग को पूरा यकीन था कि शुमाल मगरिब की तरफ जनूबी अमेरिका का बर्रे आज़म मिल जाएगा और वह बर्रे आज़म या अर्जेंटाइन के मुल्कों में से किसी एक में पहुंच जाएगा। त्सोंग ने इस ख्याल से दरख्तों की तरफ देखा। उनकी टहनियां काफी लंबी लंबी थीं, मगर दरख्तों के तने बहुत ऊंचे थे और टहनियों का सिलसिला बहुत बुलंदी पर जाकर शुरू होता था। नोकीली चट्टानों वाले जजीरे में मौत जैसा सन्नाटा था। दूर से कभी कभी समुद्री लहरों के चट्टानों से टकराने की आवाज आ जाती थी। त्सोंग अपने ख्यालात में डूबा, यही सोचता रहा कि इस जजीरे से कैसे बाहर निकले और स्याह मोती में से नाक की खुशबू आने का मुअम्मा कैसे हल करे। दिन गुजरता चला गया। जब वो अपने ख्यालात से चौंका तो आसमान पर बादलों में गरज पैदा हुई। वो दरख्तों में से निकलकर चट्टानों के पास आ गया। उसने देखा कि आसमान पर स्याह घटाएं छा रही थीं, ठंडी हवा चलने लगी थी और हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। त्सोंग ने समुद्र की तरफ निगाह डाली। दूर समुद्र में जहां आसमान मिल रहा था, स्याह घटाएं ऊपर को बेजंजीर हाथियों की तरह दौड़ती चली आ रही थीं। त्सोंग को मालूम था कि समुद्री जजीरों की बारिश बड़ी खौफनाक होती है और उसे बचाव के लिए अभी से कोई ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए। हवा तेज हो गई और देखते देखते उसने आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली। दरख्त हवा के थपेड़ों में झूमने लगे थे। त्सोंग चट्टानों में छुपने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। आखिर उसे समुद्र के रुख पर जमीन से बुलंद एक चट्टान के अंदर एक शगाफ मिल गया। ये शगाफ एक छोटे से गार की तरह था। चूंकि वो समुद्र के रुख पर था, इसलिए हवा सीधी अंदर दाखिल हो रही थी। त्सोंग इधर उधर पड़े, 2-4 बड़े पत्थरों को लुढ़काकर वहां तक लाया और उन्हें गार के मुंह पर इस तरह डाल दिया कि वो आधा ढक गया। त्सोंग गार में पत्थरों की ओट में होकर बैठ गया। तूफान की रफ्तार तेज हो गई थी। समुद्री लहरें साहिल के पत्थरों से जबरदस्त शोर के साथ सर पटक रही थीं। फिर बारिश शुरू हो गई। आधी रात तक तेज हवाओं और बारिश का तूफान जारी रहा। उसने सारे जजीरे को हिलाकर रख दिया। कई दरख्त जड़ों से उखड़कर गिर गए। सारी रात उनके गिरने की आवाजें आती रहीं। आधी रात के बाद तूफान थम गया, बारिश भी रुक गई, बादल छट गई और चांद निकल आया। त्सोंग ने गार में से बाहर निकलकर देखा कि चांद की धुंधली रोशनी में जजीरे का माहौल पहले से ज्यादा पुरस्कार हो रहा था। समुद्र की तरफ से कोहरे की लहर आकर जंगल में दरख्तों से लिपटती हुई गुजर रही थी। एक ऐसी आसेबी खामोशी छाई हुई थी कि लगता था जजीरे पर खामोश रूहों ने कब्जा कर लिया है। इस मौत जैसी खामोशी में अचानक त्सोंग को जंगल के दरख्तों की तरफ से एक चीखनुमा आवाज बुलंद होती सुनाई दी। त्सोंग इस आवाज को सुनकर अपनी जगह से जरा पीछे हट गया। ये आवाज किसी औरत की थी। ये किसी चीख से भी मिलती जुलती थी और ऐसी भी थी जैसे औरत किसी को पुकार रही हो। त्सोंग बड़ा हैरान हुआ कि यह औरत इस वीरान सुनसान जजीरे में कहां से आ गई। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है। आवाज एक बार फिर बुलंद हुई। आवाज दूर से आ रही थी। ये किसी चीख से मिलती जुलती आवाज थी, एक आसेबी चीख, जिस्म के रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख। त्सोंग में अगरचे आम इंसानों के मुकाबले में ज्यादा जुर्रत और हिम्मत ना होती तो वो खौफ के मारे बेहोश हो जाता। वो खलाई इंसान था और जिन भूतों, चुड़ैलों और आसेब पर भी यकीन नहीं रखता था। चुनाचे उसने इस चीख के राज को मालूम करने का फैसला किया और चट्टान के गार से उतरकर जंगल में उस तरफ चलने लगा जिधर से आवाज आई थी। बारिश की वजह से जमीन गीली हो रही थी। जगह जगह पानी खड़ा था। दरख्तों की टूटी हुई शाखें बिखरी पड़ी थीं। कई दरख्त भी जड़ों से उखड़कर गिरे हुए थे। चांद की धीमी जर्द रोशनी दरख्तों के घने सायों से मिलकर पुरस्कार हो गई थी। किसी वक्त कोई बादल का टुकड़ा चांद के आगे आ जाता तो जंगल में एकदम से अंधेरा छा जाता। त्सोंग फूंक फूंक कर कदम उठाता चल रहा था। चंद कदम चलकर वह रुक जाता, इधर उधर देखता और फिर आगे चल पड़ता। आवाज फिर नहीं आई थी। त्सोंग दरख्तों के नीचे उस जगह आ गया था जहां चट्टान के पीछे नीम गर्म पानी का चश्मा बह रहा था। यहाँ उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई जमीन पर गिरी हुई दरख्तों की शाखों पर पांव रखकर गुजर रहा हो। त्सोंग जल्दी से चट्टान के पीछे हो गया। चलने की आवाज चट्टान के अक्कम में से आ रही थी। उसी औरत की आवाज एक बार फिर बुलंद हुई। ये आवाज इस दफा दबी दबी चीख से मिलती जुलती थी। त्सोंग ने गर्दन दूसरी तरफ निकाल कर देखा। चांद बादल से निकल रहा था। उसकी धुंधली फीकी जर्द रोशनी में त्सोंग ने एक ऐसी औरत को देखा जिसके बाल पीछे खुले हुए लटक रहे थे और उसके जर्द जिस्म पर पत्तों का लिबास था। वो किसी सहमी हुई हिरनी की तरह इधर उधर देखती नीम गर्म पानी के चश्मे की तरफ चली आ रही थी। चश्मे के किनारे पर आकर वो उसके किनारे पर इस तरह लेट गई कि उसका मुंह पानी के साथ लगा था। वो जानवरों की तरह नीम गर्म पानी पीने लगी। थोड़ा सा पानी पीकर वो उठ खड़ी हुई। गर्दन को घुमाकर चारों तरफ देखा जैसे उसे शक पड़ गया हो कि कोई वहां मौजूद है। चंद लम्हे तक वो चुपचाप खड़ी रही, फिर नीम गर्म पानी के चश्मे में उतर गई और पानी में कांधों तक बैठ गई।
वो दोनों हाथों से पानी अपने जिस्म और मुंह पर डालकर नहा रही थी। त्सोंग चट्टान के पीछे छुपा ये सब कुछ देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये औरत कौन है और यहाँ कैसे आ गई है। क्या ये वाकई कोई इंसान है या जिन भूत है। त्सोंग के पांव के नीचे से एक पत्थर फिसलकर लुढ़क गया। इससे अगरचे हल्की सी आवाज पैदा हुई थी, मगर वो औरत नहाते नहाते एकदम से रुक गई। फिर उसके हलक से एक चीख की आवाज निकली और चश्मे में से बाहर आकर दरख्तों में एक तरफ भाग गई। त्सोंग कुछ देर तो अपनी जगह पर साकित सा होकर बैठा, उसे दरख्तों के अंधेरे में गायब होते देखता रहा। फिर उठा और जिधर वो औरत गई थी उस तरफ चल पड़ा। वो उस पुरस्रार वैसी औरत या आसेबी छलावे का पीछा करके मालूम करना चाहता था कि वो असल में कौन है। त्सोंग दरख्तों के पीछे से होकर उसी तरफ जा रहा था जिधर वो जंगली औरत गई थी। जंगल खामोश था, चांद अब बादलों के पीछे आ गया था और हर तरफ अंधेरा छा गया था। फिर भी त्सोंग उस अंधेरे में देख सकता था। जंगल एक जगह बहुत ही घना हो गया। यहाँ त्सोंग ने अंधेरे में दरख्त के नीचे एक ऐसी उभरी हुई जगह देखी जैसे किसी ने अपने रहने के लिए दरख्त की शाखों से झोंपड़ी डाल रखी हो। वह दबे पांव चलता उस झोंपड़ी के पास आ गया। ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी छत दरख्त की टहनियों को काटकर बनाई गई थी। त्सोंग ने झुक कर अंदर देखा, झोंपड़ी खाली थी। उसके फर्श पर भी दरख्तों के पत्ते बिछे हुए थे। एक तरफ कुछ जंगली फल रखे थे। त्सोंग समझ गया कि जंगली औरत इसी झोंपड़ी में रहती है, मगर वो यहाँ नहीं आई थी। शायद किसी दूसरी जगह चली गई थी कि कोई उसका पीछा करके वहां उसे पकड़ ना ले। इससे जाहिर हो गया कि ये औरत चुड़ैल नहीं बल्कि इंसान है जो दूसरे इंसान से डरकर भाग रही है। चंद लम्हे त्सोंग वहां रुका रहा, फिर झोंपड़ी के पीछे की तरफ जो जंगली केले के दरख्त थे वहां आ गया। अंधेरे में केले के दरख्तों पर जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। त्सोंग उनके करीब से होकर झुका झुका आगे निकल गया। उन दरख्तों की दूसरी जानिब ऊंची ऊंची घास उगी थी। ये घास इतनी ऊंची थी कि त्सोंग इसमें छुप सकता था। उसने घास में जाने की जरूरत न समझी और वहीं से वापस अपनी चट्टान वाली गार की तरफ चल पड़ा कि दिन के वक्त यहाँ आएगा। वापसी पर भी झोंपड़ी खाली थी और सारा रास्ता उसे वो औरत न मिली, ना ही उसे दोबारा उसकी चीख सुनाई दी। त्सोंग अपनी गार के बाहर आकर बैठ गया। रात गुजरती चली गई। जब सुबह की हल्की हल्की रोशनी ने जंगल को जाहिर कर दिया तो त्सोंग ने देखा कि एक बड़ी कश्ती समुद्र में जजीरे की उस तरफ चली आ रही है जहां वह चट्टान वाली गार में छुपा हुआ था। त्सोंग उस कश्ती को गौर से देखने लगा। उसे खुशी हुई कि कोई इंसान कश्ती लेकर जजीरे पर तो आया। अब उसके वहां से निकल चलने की उम्मीद पैदा हो गई थी, लेकिन कश्ती उसके साहिल की जानिब आते आते दूसरी तरफ घूम गई। जब तक त्सोंग गार में से निकलकर चट्टानों में से होकर साहिल पर पहुंचा, कश्ती जजीरे का मोड़ घूमकर उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। त्सोंग ने फैसला किया कि वह जंगल के अंदर से होकर जजीरे की दूसरी जानिब जाकर देखेगा कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने अपनी कश्ती किस जगह खड़ी की है और ये इस जजीरे में क्या करने आए हैं। वैसे त्सोंग जानता था कि इस किस्म के जजीरों में अक्सर बहरी डाकू अपना खजाना छुपाने या कीमती पत्थरों की तलाश में आते रहते हैं। हो सकता है ये आदमी भी इसी किस्म के लोग हों। बहरहाल त्सोंग उन पर यही जाहिर करेगा कि तूफान में उसका जहाज गर्क हो गया था और वह जान बचाकर इस जजीरे पर आ गया और अब वापस जाना चाहता है। वो किसी भी तरह नागवाला स्याह मोती लेकर इस जजीरे से निकल जाना चाहता था। जंगल के घने दरख्तों में से दिन की रोशनी आ रही थी। फिजा में रात की बारिश की वजह से हवस हो रहा था। दरख्तों पर कोई परिंदा नहीं बोल रहा था। शायद ये जजीरा जमीन से इतनी दूर था कि यहाँ तक परिंदे भी नहीं पहुंच सकते थे। अब ऐसा हुआ कि दिन की रोशनी में चलते चलते त्सोंग रास्ते से भटक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। नए नए दरख्त आ रहे थे। वैसी औरत की झोंपड़ी भी नहीं आई थी। त्सोंग काफी देर तक दरख्तों के जंगल में भटकता रहा। आखिर बड़ी मुश्किल से वो उन दरख्तों से निकला। उसने महसूस किया कि वो जजीरे के शुमाल की जानिब आ गया है। यहाँ चट्टानें समुद्र के अंदर तक चली गई थीं। उसने जनूब मगरिब की तरफ चलना शुरू किया क्योंकि उसकी गार जनूब की तरफ ही थी। कोई 1 घंटे तक भटकते फिरने के बाद आखिर त्सोंग को वो मखरूती चट्टान दूर से नजर आ गई जहां उसका छोटा सा गार था। वो पत्थरों में से होता हुआ अपने गार में आकर बैठ गया। गहरा सांस लेकर उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वापस अपनी जगह पर पहुंच गया था। दिन का पहला पहर गुजर गया था। आसमान पर बादल थे जिसकी वजह से धूप नहीं निकली हुई थी, लेकिन बारिश होने के अभी कोई आसार नहीं थे। त्सोंग हैरान था कि जो आदमी कश्ती लेकर जजीरे की तरफ आए थे वो कहाँ गायब हो गए हैं। कहीं वो जजीरे का चक्कर लगाकर वापस अपने जहाज पर तो नहीं चले गए जो दूर समुद्र में खड़ा होगा। त्सोंग चट्टान के ऊपर चढ़ गया। उसने देखा सामने समुद्र में दूर तक कोई जहाज नहीं था। पीछे की जानिब घने दरख्तों की वजह से उसे समुद्र दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है उधर कोई जहाज खड़ा हो। त्सोंग ने एक बार फिर उस तरफ जाने का फैसला किया और वो गार से नीचे उतरने ही वाला था कि उसे दूर से ऐसी आवाज आती सुनाई दी जैसे किसी ने किसी को जोर से आवाज दी हो। त्सोंग गार में एक तरफ होकर दरख्तों की तरफ देखने लगा। अब उसे औरत की आवाजें आने लगीं। ये औरत की वही चीख थी जो उसने पहले भी रात को सुनी थी। औरत बार बार चीख रही थी और साथ किसी मर्द की ऐसी आवाजें भी आ रही थी जैसे वो उसे गालियां दे रहा हो।
फिर 2-3 मर्दों के कहके लगाने की आवाज गूंज उठी। इतने में दरख्तों में से वही लोग नजर आए जिनको थ्यूसोंग ने कश्ती में आते देखा था। उनके लिबास ब्राजीली और पुर्तगाली थे। सरों पर उन्होंने बहरी डाकुओं जैसी नीली टोपियां पहन रखी थीं। कमर के साथ तलवारें लटक रही थीं। ये 3 आदमी थे और उसी औरत को घसीटते हुए लिए चले आ रहे थे जिसको थ्यूसोंग ने रात चश्मे पर नहाते देखा था। उसके स्याह बाल खुले थे और जिस्म पर दरख्त के पत्तों का लिबास था। वो पीछे को जाने की कोशिश कर रही थी और अपने आप को मर्दों की गिरफ्त से छुड़ा रही थी और बार बार चीख रही थी। एक आदमी ने औरत के मुंह पर इतनी जोर से तमांचा मारा कि वो बेहोश हो गई। उसने औरत को कंधे पर डाल लिया और वो समुद्र के साहिल की तरफ बढ़ने लगे। थ्यूसोंग को महसूस हुआ कि इस औरत को इन जालिमों से बचाना उसका इखलाकी फर्ज है, क्योंकि वो औरत इन आदमियों के साथ नहीं जाना चाहती और ये उसे जबरदस्ती साथ अगवा करके लिए जा रही हैं। ये सोचकर थ्यूसोंग गार में से दूसरी तरफ को उतर गया और ऐसी जगह एक दरख्त के पीछे झाड़ियों में छुपकर बैठ गया जहां से उसके अंदाजे के मुताबिक इन आदमियों को जंगली औरत को लेकर गुजरना था। थ्यूसोंग बड़े गौर से दरख्तों के दरमियान से गुजरते रास्ते को तक रहा था। उसे तीनों ब्राजीली बेहोश जंगली औरत को कंधे पर उठाए आते नजर आए। थ्यूसोंग ने घात लगा ली। जब वो तीनों उसके करीब से गुजर गए तो थ्यूसोंग घात में से बाहर निकल आया और उसने एक पर हमला कर दिया। वो उसके ऊपर जा गिरा। दूसरे ने तलवार निकालकर थ्यूसोंग पर हमला करना चाहा तो उसने उछलकर दूसरे ब्राजीली को टांगों से पकड़कर गिरा लिया और उसे उंगली से छूकर अंगूठे जितने साइज का बना दिया। तीसरे ब्राजीली ने बेहोश जंगली औरत को जमीन पर रखा कि थ्यूसोंग को तलवार के वार से ठिकाने लगा दे कि थ्यूसोंग ने उस पर छलांग लगा दी और उसे दूसरी तरफ गिरा दिया। ये तीसरा ब्राजीली भी चंद सेकंड बाद अंगूठे जितने साइज का होकर घास में चूहे की तरह इधर उधर फुदक रहा था। आखिरी ब्राजीली ने यही समझा कि उसके साथी इस आदमी ने तिलिस्म के जोर से गायब कर दी हैं। वो खौफजदा होकर दौड़ा, मगर थ्यूसोंग उसे कब छोड़ सकता था। चुनाचे तीसरा भी अंगूठे के साइज का बनकर घास में इधर उधर दौड़ने लगा। थ्यूसोंग ने उन तीनों अंगूठे जितने साइज के ब्राजीली बदमाशों को एक रस्सी से आपस में बांधकर छोड़ दिया। फिर उसने बेहोश जंगली औरत को उठाकर अपने कंधे पर डाला और दरख्तों में से गुजरकर अपनी चट्टानी गार की तरफ चल पड़ा। गार में आकर उसने वैसी औरत को जमीन पर लेटा दिया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद औरत को होश आ गया। उसने अपने सामने एक अजनबी मर्द को देखा तो चीख मारकर बाहर को दौड़ने लगी। थ्यूसोंग ने उसे काबू में करते हुए कहा, भागो नहीं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। वैसी औरत ने ब्राजीली जुबान में कहा, तुम मुझे मार डालोगे। थ्यूसोंग समझ गया कि यह औरत ब्राजील की रहने वाली है, जंगली औरत नहीं है और इस पर किसी ऐसे शख्स का खौफ सवार है जो उसे मार डालना चाहता होगा। थ्यूसोंग ने ब्राजीली जुबान ही में उसे तसल्ली दी और कहा कि वो यहाँ अपने आप को बिल्कुल महफूज समझे, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई का लफ्ज़ सुनकर औरत ने अजीब मासूम नजरों से थ्यूसोंग को देखा और उन आदमियों के बारे में पूछा जो उसे अगवा करके ले जा रहे थे। थ्यूसोंग ने उसे बताया कि उन आदमियों को भगा दिया गया है। तुम कौन हो बहन, और इस वीरान जजीरे के जंगल में अकेली क्यों रहती हो? जंगली औरत ने कहा, मेरा नाम पाली है। हमारा घर ब्राजील की बंदरगाह डी जैनरो से दूर एक पहाड़ी के दामन में था। वहां मेरी बड़ी जायदाद भी थी। मेरा चचा उस जायदाद पर कब्जा जमाना चाहता था। उसने मुझे और मेरे खामन को हलाक करने की साजिश की, लेकिन हम दोनों एक रात जान बचाकर भाग गए। हमने कश्ती ली और उसमें सवार होकर समुद्र में निकल खड़े हुए। ख्याल था कि किसी जजीरे पर जाकर बाकी जिंदगी अमन सुकून से बसर करेंगे, लेकिन रास्ते में तूफान आ गया। मेरा खामद समुद्र में डूब गया और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इस जजीरे पर पहुंच गई। मैं 2 साल से इस जजीरे में रह रही हूँ, न मुर्दों में हूँ न जिंदों में। एक अरसे बाद शायद रात को तुम्हें ही देखा था कि डर कर भाग गई। मैं एक खो में छुपी हुई थी कि 3 डाकू ने मुझे अगवा कर लिया और तुमने मुझे उनसे छुड़ा दिया। बस ये है मेरी अलमनाक कहानी। वैसी औरत खामोश हो गई। उसने सर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। थ्यूसोंग ने उसे हौसला दिया और फिर अपने बारे में बताया कि मेरा जहाज भी समुद्री तूफान में तबाह हो गया। सारे मुसाफिर मारे गए। मैं एक तख्ते की मदद से इस जजीरे पर पहुंच गया। तुम हौसला करो पाली, मैं तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे घर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पाली ने सहमी हुई आवाज में कहा, मैं अपने घर गई तो मेरा जालिम चचा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। थ्यूसोंग ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे साथ हूंगा। अगर तुम्हारे चचा ने तुम्हें जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगली औरत पाली को इन अल्फाज से बहुत हौसला हुआ। उसे यूं लगा जैसे किसी ने मुसीबत में उसके सर पर हाथ रख दिया हो। उसे थ्यूसोंग की सूरत में अपना एक ऐसा भाई मिल गया था जो उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकता था। पाली ने थ्यूसोंग का हाथ चूम लिया और बोली, मेरे भाई थ्यूसोंग, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे दिल में जिंदा रहने की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया है। थ्यूसोंग ने कहा, मेरे ख्याल में हम यहाँ कोई कश्ती बना सकते हैं पाली। पाली बोली, मेरे पास कोई ऐसा औजार नहीं जिनसे हम दरख्त को काटकर कश्ती तैयार कर सकें। हमें इन बदमाशों की कश्ती पर कब्जा कर लेना चाहिए जिनको तुमने भगा दिया है। मगर तुम्हें भगाना नहीं चाहिए था उन्हें। वो तो अब तक कश्ती लेकर रफू चक्कर हो गए होंगे। अब थ्यूसोंग को उनकी कश्ती का ख्याल आ गया। वो तो भूल ही गया था। उसने पाली को साथ लिया और दोनों दौड़ते हुए समुद्र के किनारे पर आ गए। पाली ने कहा, समुद्र का किनारा खाली है,
तुम्हें उन्हें भगाना नहीं चाहिए था, उन्हें मार डालते, फिर हम उनकी कश्ती कब्जे में ले सकते थे। अब तो वो उसमें बैठकर यहाँ से फरार हो चुके होंगे। लेकिन थ्योसॉन्ग जानता था कि उसने तीनों डाकुओं को नन्हे नन्हे चूहे बना दिया हुआ है और वह कश्ती में सवार हो ही नहीं सकते। थ्योसॉन्ग ने कहा, चलकर देखते हैं, हो सकता है साहिल पर किसी जगह उनकी कश्ती अभी तक मौजूद हो। मुझे उम्मीद नहीं है, पाली ने कहा। थ्योसॉन्ग ने कहा, हमें कोशिश जरूर करके देख लेनी चाहिए। और वो साहिल के साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वो दोपहर के वक्त जजीरे के मशरकी साहिल पर पहुंचे तो उन्हें साहिल पर एक कश्ती नजर आई। पाली ने खुश होकर कहा, वो देखो कश्ती। थ्योसॉन्ग ने पाली को एकदम से नीचे बिठा लिया और आहिस्ता से बोला, उसमें एक आदमी सवार है। पाली को वो आदमी दिखाई नहीं दिया था। वो कश्ती की दूसरी तरफ बेचैनी से टहल रहा था। शायद उसे अपने उन साथियों का इंतजार था जिनको थ्योसॉन्ग ने छोटे साइज का बनाकर एक जगह बांध दिया था। थ्योसॉन्ग ने पाली को वहीं ठहरने को कहा और खुद कश्ती की तरफ बढ़ा। वह झाड़ियों और दरख्तों के पीछे से होकर आगे बढ़ रहा था। करीब जाकर उसने देखा कि कश्ती के पास जो आदमी टहल रहा था उसकी कमर के साथ तलवार लटक रही थी। थ्योसॉन्ग अगर उस पर अचानक हमला कर दे तो वह तलवार नहीं निकाल सकेगा। ये सोचकर थ्योसॉन्ग दूसरी तरफ से निकलकर अचानक सामने आ गया और उसने उछलकर अपने आप को आदमी पर गिरा दिया। थ्योसॉन्ग के लिए इतनी मोहलत ही काफी थी। दूसरे लम्हे वो आदमी भी अंगूठे के साइज का बन चुका था और हैरानी से एक तरफ घास के खोशों में खड़ा फटी फटी आंखों से अपने आप को तक रहा था। थ्योसॉन्ग ने उसे उठाकर एक दरख्त की तरफ लुढ़का दिया और पाली को आवाज देकर बुलाया। पाली भागकर आ गई और आदमी के बारे में पूछने लगी कि वो कहाँ चला गया है। थ्योसॉन्ग ने कहा, मैंने उसे भगा दिया है, चलो जल्दी करो, कश्ती में सवार हो जाओ। पाली ने कश्ती में उतरते हुए कहा, थ्योसॉन्ग इस कश्ती में पानी भी है और खाने पीने की चीजें भी मौजूद हैं। थ्योसॉन्ग ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। कश्ती में मीठे पानी से भरा हुआ एक मटका और केले के गुच्छे और रस्सी में पिरोई हुई सूखी मछलियों के हार पड़े थे। थ्योसॉन्ग ने चप्पू पानी में डाले और कश्ती को खींचता हुआ समुद्र में आगे ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद समुद्री मौजों ने कश्ती को अपने आप आगे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। बहरे ओकियानूस के पानी में 3 दिन तक सफर करने के बाद थ्योसॉन्ग और पाली को आखिर दूर जमीन का किनारा नजर आ गया। थ्योसॉन्ग तेजी से चप्पू चलाने लगा। सूरज गुरूब हो रहा था कि वो साहिल पर पहुंच गए। ये एक वीरान साहिल था, कोई आबादी नजर नहीं आती थी। कुछ देर साहिल की रेत पर आराम करने के बाद थ्योसॉन्ग और पाली एक तरफ रवाना हो गए। पाली ने जमीन और दूर दरख्तों को देखकर बता दिया कि यह ब्राजील का ही मुल्क है। रात होने से पहले उन्हें दूर एक गांव नजर पड़ा। पाली ने कहा, सबसे पहले मुझे कपड़ों की जरूरत है। ये पत्तों का लिबास अब मैं ज्यादा देर नहीं पहन सकती। थ्योसॉन्ग बोला, तो फिर तुम इसी जगह ठहरो, मैं गांव में जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लाने की कोशिश करता हूँ। गांव में चिराग रोशन हो गए थे। एक कुत्ता थ्योसॉन्ग को देखकर भौंका। मकान में से एक नौजवान लड़की बाहर आ गई। थ्योसॉन्ग ने उसे सलाम किया और उसी की जुबान में कहा, बहन हम मुसाफिर हैं, हमारा जहाज डूब गया था। मैं और मेरी बहन पाली जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे अपनी बहन के लिए कपड़े चाहिए। लड़की फौरन अंदर चली गई। दोबारा बाहर निकली तो उसके साथ एक नौजवान भी था। उसके हाथ में तलवार थी। थ्योसॉन्ग ने कहा, मैं डाकू नहीं हूँ भाई, मैं मुसाफिर हूँ, चलकर देख लो। मेरी बहन पाली थोड़ी दूर एक खेत में बैठी है, उसे कपड़ों की जरूरत है। नौजवान ने लड़की की तरफ देखा और कहा, जाकर मुसाफिर की बहन को कपड़े पहना कर ले आओ। फिर उसने थ्योसॉन्ग को अंदर बुला लिया। थ्योसॉन्ग को गर्म दूध पेश किया और बोला, ये मेरी बीवी है, हम दोनों इस मकान में रहते हैं, मैं खेतों में काम करता हूँ। थोड़ी देर ही में लड़की पाली को नए कपड़े पहनाकर मकान में ले आई। यहाँ उन्हें पता चला कि वो ब्राजील ही में है और डी जनेरो यहाँ से 200 मील के फासले पर शुमाल की तरफ वाक़ई है। पाली को बड़ी खुशी हुई कि वो अपने वतन पहुंच गई है। रात उन्होंने वहां आराम किया। दूसरे रोज उनके लिए 2 खच्चरों का इंतजाम कर दिया गया। लड़की के खामंद ने कहा, यहाँ से 10 मील दूर शुमाल में ही एक गांव आएगा, वहां की सराय का मालिक मेरा चचा गामूर है, उसको जाकर मेरा सलाम कहना। ये दोनों खच्चर उसे दे देना, वो तुम्हारे डी जनेरो शहर पहुंचने का सारा इंतजाम कर देगा। थ्योसॉन्ग और पाली ने उस नौजवान का शुक्रिया अदा किया और खच्चरों पर बैठकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। 10 कोस बातें करते करते गुजर गए। ये गांव काफी बड़ा था। पूछते पूछते वो सराय के मालिक गामूर के पास पहुंच गए। थ्योसॉन्ग ने गामूर को नौजवान का सलाम पहुंचाया और खच्चर उसके हवाले करके कहा कि हम डी जनेरो जाना चाहते हैं। गामूर ने कहा, फिक्र न करो, आज रात यहाँ से एक काफिला डी जनेरो रवाना होगा, मैं तुम्हें उस काफिले के साथ कर दूंगा। थ्योसॉन्ग ने उसका शुक्रिया अदा किया और सराय में पाली को लेकर एक कोठरी में आ गया। सारा दिन उन्होंने वहीं गुजारा। शाम को एक काफिला तैयार हो गया। उस काफिले में तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ियां शामिल थीं। उस काफिले ने दूसरे दिन दोपहर के वक्त थ्योसॉन्ग और पाली को डी जनेरो पहुंचा दिया। ये पाली का शहर था, सराय शहर से बाहर थी। पाली ने कहा, मैं इस तरह अपनी हवेली में गई तो मेरा चचा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। थ्योसॉन्ग बोला, तुम मुझे अपने घर का पता दो, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए मैदान साफ करता हूँ। थ्योसॉन्ग ने पाली से उसके घर का पता लिया, उसे सराय की कोठरी ही में रहने के लिए कहा और खुद पाली की जागीर की तरफ रवाना हो गया।
पाली का मकान उसकी आबाई जागीर में शहर से बाहर मगरिब की तरफ पहाड़ी के दामन में वाक़ था। थ्यूसोंग का लिबास भी ब्राजील के लोगों की तरह का था। ये लिबास उसने कामूर की सराय से ही हासिल किया था। वह पाली की जागीर वाली हवेली के दरवाजे के बाहर जाकर रुक गया। यहाँ एक बूढ़ा मुलाजिम गमलों में पानी दे रहा था। उसने थ्यूसोंग की तरफ देखकर पूछा कि तुम कौन हो और किससे मिलने आए हो। पाली ने थ्यूसोंग को अपने चचा का नाम बता दिया जो पेड्रोना था। थ्यूसोंग ने कहा, आका पेड्रोना की हवेली यही है ना? हाँ हाँ यही है, मगर तुम कौन हो? बूढ़े ने पूछा। थ्यूसोंग ने कहा, मेरा नाम थ्यूसोंग है, मैं मुल्क जावा का रहने वाला हूँ। आका पेड्रोना से मिलना चाहता हूँ, मैं उसके लिए एक खास पैगाम लाया हूँ। बूढ़े मुलाजिम ने अंदर जाकर पेड्रोना से कहा तो वो खुद बाहर आ गया। उसने थ्यूसोंग को सर से पांव तक देखा और पूछा, क्या पैगाम लाए हो तुम मेरे लिए? थ्यूसोंग ने कहा, आका पैगाम खुफिया है, तन्हाई में बताना चाहता हूँ। पेड्रोना शक्ल ही से थ्यूसोंग को कोई बदमाश लग रहा था। उसने इशारे से थ्यूसोंग को अपने पीछे आने को कहा। हवेली अंदर से बड़ी शानदार थी। दरमियान में एक बागीचा था जिसमें फवारा चल रहा था। पेड्रोना ने बागीचे में आकर पूछा, अब बताओ तुम किसका पैगाम लाई हो? थ्यूसोंग ने कहा, आका मैं मुल्क जावा का बाशिंदा हूँ, सियाहत की घर से जहाज में सफर करता इस मुल्क की तरफ आ रहा था कि रास्ते में हमें समुद्र में कश्ती दिखाई दी। उस कश्ती में एक औरत और एक मर्द नीम बेहोशी की हालत में पड़े थे। हमने उन्हें जहाज पर उठा लिया। आदमी मर गया था, लड़की अभी जिंदा थी। लड़की ने कहा कि मेरा नाम पाली है, मैं डी जनेरो की जागीर पेड्रोना की रहने वाली हूँ, मैं मर रही हूँ। मेरा पैगाम मेरे चचा पेड्रोना तक जाकर पहुंचा दिया जाए कि मैंने उसे मुआफ कर दिया है। इतना कहकर वो लड़की जिसने अपना नाम पाली बताया था मर गई। हमने उन दोनों की लाशें समुद्र में फेंक दी। अब मैं डी जनेरो की बंदरगाह पर उतरते ही सीधा आपके पास पाली का पैगाम पहुंचाने आया हूँ। थ्यूसोंग ने देखा कि पाली और उसके खावंद की मौत की खबर सुनकर पेड्रोना के चेहरे पर एक गहरा इत्मीनान छा गया। उसने गहरा सांस लिया और मुस्कुराकर थ्यूसोंग की तरफ देखा और उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? थ्यूसोंग, मेरा नाम है आका। थ्यूसोंग ने अदब से कहा। पेड्रोना बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे पाली का आखिरी पैगाम पहुंचाया। पाली मेरी मुलाजिम थी, मैंने उसे और उसके खामद को खयानत करने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया था। मैं नहीं जानता वो दोनों कश्ती में बैठकर समुंदर की तरफ क्यों निकल गए। बहरहाल उसने मुझे माफ कर दिया, मुझे खुशी हुई, लेकिन उन मियाँ बीवी की मौत का अफसोस है। तुम मेरे मेहमान हो, जब तक जी चाहे यहाँ रहकर इस शहर की सैर करो। थ्यूसोंग ने कहा, आपका शुक्रिया आका। थ्यूसोंग की बड़ी खिदमत की गई। कुछ देर बाद वह शहर की सैर करने का बहाना बनाकर हवेली से निकलकर सीधा सराय में पाली के पास आ गया और उसे सारी बात सुना दी। पाली ने कहा, तुम्हारा मंसूबा क्या है थ्यूसोंग? तुम मेरी जागीर कैसे उस जालिम से वापस दिलाओगे? थ्यूसोंग ने कहा, मैंने वहां नौकरों से बातें करते महसूस किया कि नौकर अभी तक तुम्हें याद करते हैं और वो तुम्हारे वफादार हैं। उन्हें एहसास है कि तुम्हारे चचा पेड्रोना ने जबरदस्ती तुम्हारी हवेली पर कब्जा कर रखा है। पाली बोली, तो फिर अब तुम क्या करना चाहती हो? थ्यूसोंग ने कहा, मैं आज रात होने से पहले पहले तुम्हारे बदमाश चचा पेड्रोना को किसी ऐसे अंधे कुएं में फेंक दूंगा जहां वो अपने आप अगले जहां पहुंच जाएगा। फिर तुम अपनी हवेली में आजादी से रहना। थ्यूसोंग का ख्याल था कि हवेली से वो अकेला ही सराय तक आया है, लेकिन बदमाश पेड्रोना एक अय्यार शख्स था। उसने थ्यूसोंग के पीछे अपना एक जासूस लगा दिया था। जासूस थ्यूसोंग से पहले ही हवेली में पहुंच गया और उसने जाते ही पेड्रोना को बताया कि पाली जिंदा है और सराय में मौजूद है और थ्यूसोंग उससे मिलकर आ रहा है। अब पेड्रोना वो सारी साजिश समझ गया जो उसके खिलाफ की जा रही थी। उसने फौरन 2 आदमियों को हुक्म दिया कि सराय से पाली को गिरफ्तार करके हवेली के तहखाने में फेंक दिया जाए। 2 गुलाम सराय की तरफ भागे। पेड्रोना खुद थ्यूसोंग का इंतजार करने लगा। जब थ्यूसोंग वापस हवेली में आया तो पेड्रोना ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे दोस्त, सैर कर ली हमारे शहर की? थ्यूसोंग बोला, हाँ मेरे आका, बड़ा खूबसूरत शहर है। पेड्रोना ने कहा, तुम जल्दी वापस आ गई हो, क्या बात थी? थ्यूसोंग ने जल्दी से कहा, मैं थका हुआ था, जल्दी थक गया, सोचा कुछ देर आराम करने के बाद फिर सैर को निकलूंगा। पेड्रोना ने थ्यूसोंग के कांधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा किया, तुम्हारे लिए आराम बहुत जरूरी है। मेरे खास कमरे में पलंग बिछा हुआ है, तुम वहां आराम करो, मैं तुम्हारे लिए रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। थ्यूसोंग के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस बदमाश पेड्रोना को असल सूरत-ए-हाल का इल्म हो चुका है। वो पेड्रोना के साथ उसके खास कमरे में आ गया। यहाँ एक कीमती पलंग पर रेशमी बिछौना बिछा हुआ था। पेड्रोना ने कहा, तुम इस पलंग पर आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। इतना कहकर पेड्रोना बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसने लकड़ी का भारी दरवाजा बंद करके भारी ताला लगा दिया। ताला लगाने की आवाज सुनकर थ्यूसोंग का माथा ठिनका। वो जल्दी से उठा और दरवाजे को बाहर को थोड़ा सा धकेला। दूसरी तरफ से पेड्रोना की गजबनाक आवाज आई, तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की थी, मगर तुम नहीं जानते कि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं और मैं तुम्हारे पेट के अंदर का राज बाहर निकाल सकता हूँ। जिस मनहूस पाली को तुम इस हवेली में लाना और मुझे हलाक करना चाहते थे, अब वो भी तुम्हारी तरह इसी हवेली में कैद मौत का इंतजार कर रही है।
जिस कमरे में तुम कैद हो उसकी दीवारों में शीशा भरा हुआ है और रोशनदान में लोहे की सलाखें हैं। तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकोगे। त्युसोंग खामोशी से ये सब कुछ सुनता रहा। उसका भांडा फूट गया था। जरूर किसी ने उसको पाली से बातें करते देख लिया था। बदमाश पेड्रोना की बातों से उसे कम से कम इतना जरूर मालूम हो गया था कि पाली भी इसी हवेली में किसी जगह कैद है। अब उसे सिर्फ यही फिक्र थी कि कहीं यह जालिम शख्स पाली को मौत के घाट उतारने में जल्दी ना करे। त्युसोंग को पाली की फिक्र लग गई। अपनी उसे कोई परवाह नहीं थी। त्युसोंग ने जल्दी एक्शन शुरू करने का प्रोग्राम बना लिया। इंतजार करने से पाली की मौत वाकया हो सकती थी, मगर वो वहां अकेला था। कोई नौकर भी नहीं था कि जिससे वो पाली के बारे में पूछ सकता कि वो किस जगह कैद में रखी गई है। आखिर त्युसोंग को दरवाजा ही नजर आया जिस पर वो हमला कर सकता था। वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। जब उसने महसूस किया कि पेड्रोना वहां से जा चुका है तो उसने अपनी खास उंगली दरवाजे के एक पट से लगा दी। चूंकि त्युसोंग ने खास नियत करके और दिल में ख्याल जमा कर उंगली लगाई थी, इसलिए फौरन असर हुआ और दरवाजे का एक पट तो बड़ा ही रहा, मगर दूसरा पट छोटा होकर बिल्कुल स्कूल की तख्ती के बराबर हो गया। उसके लिए रास्ता खुल गया था। त्युसोंग फौरन कमरे से निकल आया। उसने दोबारा उंगली लगाकर दरवाजे को बड़ा कर दिया। अभी वो दरवाजे से चंद कदमों के फासले पर ही गया था कि उसे एक गुलाम आता नजर आया। त्युसोंग एक तरफ हो गया। जो ही गुलाम उसके करीब से गुजरा तो त्युसोंग ने उसके कंधे पर अपनी उंगली लगा दी। गुलाम जो थोड़ी देर पहले इतना हट्टा कट्टा और ऊंचा लंबा था, बिल्कुल इंसानी अंगूठे जितना होकर फर्श पर हैरान परेशान होकर चक्कर खाने लगा। त्युसोंग ने उसे छोटे लट्टू की तरह उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और उसके करीब मुंह ले जाकर पूछा, अगर फिर से हट्टे कट्टे इंसान बनना चाहते हो तो मुझे इतना बता दो कि इस घर की असल मालिका पाली किस कमरे में कैद है। गुलाम ने हाथ जोड़ दिए और बारीक आवाज में कहा, वो नीचे तय खाने में कैद है। मुझे बड़ा कर दे, मुझे बड़ा कर दे, मैं मर जाऊंगा। त्युसोंग ने उसे तय खाने को जाने वाला रास्ता पूछा और उसे फर्श पर छोड़ दिया। अभी वो उसे बड़ा नहीं करना चाहता था। गुलाम एक तरफ को दौड़ा। त्युसोंग ने यह सोचकर उसे दोबारा दबोच लिया कि कहीं जाकर हवेली में पेड्रोना को खबर न कर दे। त्युसोंग ने उसे जेब में रख लिया और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता एक जगह से अंधेरी सीढ़ियां उतरकर तय खाने के पास आ गया। यहाँ अंधेरा घुप था। त्युसोंग को तय खाने के दरवाजे पर बड़ा सा लोहे का ताला पड़ा नजर आया। उसने ताले को बड़ी आसानी से तोड़ डाला। अंदर भी अंधेरा था। पाली की खौफजदा आवाज आई, मुझे ना मारो, ये सारी जागीर ले लो। त्युसोंग ने करीब जाकर उसे तसल्ली दी और कहा, मैं त्युसोंग हूँ पाली, मेरे साथ बाहर निकल आओ। पाली तो त्युसोंग से लिपट गई। मेरे भाई, तुम रहमत का फरिश्ता बनकर आ गई। मुझे जालिम चचा के गुलामों ने तुम्हारे जाने के बाद सराय से अगवा कर लिया था। त्युसोंग ने कहा, मुझे सब मालूम है। तुम्हारे चचा ने मुझे भी कैद में डाल दिया था, मगर मैं निकल आया हूँ। अब ये बताओ कि इस हवेली में कोई ऐसी जगह है जहां तुम्हें छुपा दिया जाए। जब तक मैं तुम्हारे जालिम चचा को ठिकाने नहीं लगा लेता, तुम्हें इसी जगह रहना होगा। त्युसोंग ने पाली को साथ लिया और वहीं से अंधेरी सीढ़ियां चढ़कर हवेली की छत पर आ गया। यहाँ एक छोटा सा चौबारा था जिसके अंदर काठ का बाड़ भरा हुआ था। पाली को उस चौबारे में बंद करने के बाद त्युसोंग बाहर छत पर आ गया। उसने झुककर नीचे देखा। पेड्रो बागीचे में तेज तेज कदमों से सामने वाले बरामदे की कोठरी की तरफ जा रहा था। जब वो कोठरी में चला गया तो त्युसोंग भी बागीचे में आ गया। उसने छोटे से गुलाम को जेब से निकालकर एक जगह बाग के गड्ढे में डाल दिया और खुद पेड्रोना जिस कोठरी में गया था उधर को बढ़ा। वो बंद दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गया। पेड्रोना एक संदूक को खोले उस पर झुका, उसमें से कुछ निकाल रहा था। दरवाजे को धड़ाक से खुलते देखकर वो पीछे को घुमा ही था कि त्युसोंग ने उस पर छलांग लगा दी। दोनों कालीन पर गिर पड़े। जब त्युसोंग उठा तो बदमाश पेड्रोना नन्हा सा आदमी बन चुका था। त्युसोंग ने उसे उठाकर अपनी जेब में डाला और सीधा चौबारे में आकर पाली से कहा, पाली, जिसका हक था उसको मिल गया, अब ये हवेली तुम्हारी है। पाली ने ताज्जुब से पूछा, मेरे जालिम चचा का क्या हुआ? त्युसोंग पाली को अपनी खुफिया ताकत नहीं बताना चाहता था। उसने कहा, मैंने उसे जंजीरों से बांधकर एक गहरी घाटी में फेंक दिया है। आओ मेरे साथ, तुम्हारे वफादार मुलाजिम तुम्हें देखकर यकीनन खुश होंगे। पाली खुश त्युसोंग के साथ चबूतरे से नीचे उतर आई। बागीचे में आते ही उसने तमाम गुलामों और कनीजों को आवाजें दी। सब वहां जमा हो गए और पाली को देखकर खुशी से नाच उठे। बूढ़े माली ने तो पाली के सर पर हाथ रखकर उसका माथा चूम लिया और कहा, बेटी, हम तो तुम्हारी सूरत देखने को तरस गए थे। तुम्हारे जालिम चाचा ने हमें भी अपने जुल्म के शिकंजे में जकड़ रखा था, वो अब कहाँ है? त्युसोंग ने कहा, जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुका है, अब वो कभी इस हवेली में नहीं आएगा। तुम सब आजाद हो। हवेली पर पाली ने फिर से कब्जा कर लिया और उसने कई गुलामों को आजाद कर दिया, मगर गुलाम उसे छोड़कर जाने पर तैयार न हुए। वो पाली की खिदमत ही में रहना चाहते थे। पाली ने त्युसोंग से कहा कि वो उसी के साथ हवेली में रहे। त्युसोंग बोला, मुझे अपनी एक और बहन और भाई को तलाश करना है जो मुझसे बिछड़ गई हैं। पाली ने हैरान होकर पूछा, तुमने पहले तो मुझे अपने भाई और बहन के बारे में नहीं बताया। त्युसोंग ने कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। अब मैं तुम्हारे पास आज की रात रहूंगा और कल यहाँ से अपनी बहन मारिया और भाई अंबर की तलाश में निकल खड़ा हूंगा।
पाली ने थ्यूसोंग के लिए खुद मछली पकाई। शाम को वो खाने पर बैठे तो थ्यूसोंग पाली के बिल्कुल सामने बैठा था। अचानक पाली को अपने चाचा पेड्रोना की बारीक आवाज सुनाई दी। उसने घबरा कर कहा, यह जालिम चाचा की आवाज है, वो यहाँ पर कहीं मौजूद है। थ्यूसोंग ने मुस्कुरा कर कहा, घबराओ नहीं पाली, तुम्हारा जालिम चाचा मेरी जेब में है। और इसके साथ ही थ्यूसोंग ने पेड्रोना को जेब से निकालकर मेज पर रख दिया। पाली ने जो अपने चाचा को छोटे से अंगूठे के साइज में देखा तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खौफ के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। थ्यूसोंग ने कहा, घबराओ नहीं पाली, मुझे एक खास मंत्र आता है जिसको फूंककर मैंने तुम्हारे चाचा को इतना छोटा कर दिया है। मैं इसे आधी रात को समुद्र में फेंकाऊंगा क्योंकि यह तुम्हारे खामंद का कातिल है। पाली ने खौफजदा आवाज में कहा, थ्यूसोंग, मैंने आज तक किसी इंसान को इस हालत में नहीं देखा। थ्यूसोंग बोला, ये तिलिस्म है पाली और कुछ नहीं, मंत्र का असर है। इस जालिम पर काबू पाने के लिए मुझे ये मंत्र फूंकना ही पड़ा। ये कहकर थ्यूसोंग ने पेड्रोना को वापस अपनी जेब में रख लिया। दूसरी जेब में वो स्याह मोती उसी तरह पड़ा था जिसमें से थ्यूसोंग को नाक की हल्की हल्की खुशबू बराबर आ रही थी। उसने ये मोती पाली को दिखाने की जरूरत महसूस न की, लेकिन जाने क्यों उसने अब जेब से मोती निकाला और पाली की तरफ बढ़ाकर बोला, पाली, इस मोती से मुझे अपने बिछड़े हुए भाई की खुशबू आती है, दुआ करो कि मुझे मेरा भाई मिल जाए। पाली ने स्याह मोती को देखा तो हैरान होकर बोली, थ्यूसोंग, ये मोती तो माया देवी का है। माया देवी, वो कौन है? थ्यूसोंग ने पूछा। पाली कहने लगी, ब्राजील मेरे वतन के वस्त में एक बहुत बड़ी तहजीब कभी अपने अरूज पर थी। उसका नाम माया तहजीब था। अब उसके खंडर ही बाकी रह गए हैं। वहां एक अजीबोगरीब खलाई अड्डा भी है। कहते हैं कि वहां कभी खला के लोग अपने खलाई जहाजों में उतरा करते थे। उन्हीं खंडरों में माया देवी का एक कदीम मंदिर है जिसके गले में इसी किस्म के स्याह मोतियों की माला पड़ी रहती है। मैंने खुद अपनी आंखों से उस देवी के गले में ऐसे स्याह मोतियों की माला देखी है। अब थ्यूसोंग हैरानी से पाली का मुंह तक रहा था। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।